कैसा लग रहा है आईआरआई में आकर? यहाँ आके तो मॉक टेस्ट वगैरह आप लगाते थे कि रेडी एंड रेडी और एसआर रेडी बुक पढ़ना उनको वर्थलेस लगता है, तो वो मतलब आपने उसको कैसे किया कि नहीं यार मुझे पढ़ना है? लेकिन फिर भी मैंने कैसे पढ़ा था मैं बताता हूँ। बेसिकली लड़कों को प्रीफर नहीं करूंगा पढ़ने के लिए। 400 लड़कियों को करोगे? सर अरे यार, अरे मालिक को थोड़ा सा गलती हो गई। मैंने 5 तुक्के लगाए सर, 5 तुक्के में 5 गलत हुए थे। सर मेरी तो आदत पड़ गई थी 3 बजे सोने की। मैं 7:30 बजे उठ गया था और वहाँ जाके सेंटर पे जाके सो गया था सर। 10 क्वेश्चन ड्राईलैंड एग्रोनॉमी से आ रहे हैं, तो ड्राईलैंड एग्रोनॉमी वाटर मैनेजमेंट वो आपने कैसे कवर किया? अगर 2021 से 24 तक पेपर देगी। इतने हर्बिसाइड है, उनके ट्रेड नेम वगैरह, कौन सा जो ग्रुप में कौन सा हर्बिसाइड है केमिकल ग्रुप के अंदर, उन चीजों को कैसे रिटेन रखा आपने, कैसे याद रखा? रीड मैनेजमेंट है, आपने कैसे किया? मैंने रात में 3-3 बजे तक 4-4 बजे तक पढ़ाई करी है सर। तो भाई बहुत कुछ है, लेकिन क्या छोड़े और क्या याद करें? सर क्रॉप्स के अंदर तो एक्सक्लूड क्रॉप्स को कैसे कवर करना चाहिए? फील्ड क्रॉप्स के लिए आपने क्या फॉलो किया? पहली जो यूनिट है वो तो जनरल एग्रीकल्चर की यूनिट है, तो उसके लिए आपने क्या फॉलो किया? एग्रीकल्चर में मैंने बस उन्हीं चीज़ों को पढ़ा जिनमें से कितने घंटे पढ़ते थे लास्ट में? सच बताओ ड्राईलैंड मैंने 25 बार पढ़े हैं सर। 25 बार आपने उसको ठीक करा है मैंने बुक में। उतार चढ़ाव आए होंगे, उनको कैसे मैनेज किया? अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उसे दिलाने में लग जाती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द आईआरआई वाला शो में। आज हमारे साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन स्पेशल गेस्ट है जिन्होंने आईसीआर जेआरएफ 2025 में टॉप रैंक हासिल कर आईआरआई में एडमिशन लिया है। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इन्होंने कैसे अपनी तैयारी की, क्या क्या हर्डल्स इनकी तैयारी में आए और क्या स्ट्रेटजी इन्होंने फॉलो की। तीनों जो टॉपर हैं वो हमारे सामने हमारे साथ है। तो आनंद, कैसा लग रहा है आईआरआई में आकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ आके जो माहौल यहाँ का मिला है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का जो इंस्टीट्यूशन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वो काफ़ी लड़कों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि काफ़ी लोग ड्रीम करते हैं इस इंस्टीट्यूट में आने का, बट ये ड्रीम कुछ ही लोगों का पूरा हो पाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है प्रभु? सर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के ऐसा लग रहा है कि अच्छी जगह आए हैं, कुछ नई नई चीजें भी देखने को मिल रही है सर यहाँ पे। तो पहला कदम जब आपने आईआरआई में रखा तो कैसा महसूस हुआ? सर ऐसे लग रहा है जो अपना सपना था ना वहाँ पे अपन पहुंचे तो बहुत खुशी होती है। जो अपना माइंडसेट होता है वहाँ जाना है, अगर आप वहाँ पहुंचते हो ना तो वो खुशी महसूस होती है ना, आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते उसमें कैसे हो रहा है। शुभम, आपको कैसा लग रहा है आईआरआई में आकर? रियली बहुत ग्रेट महसूस हो रहा है। एंड फर्स्ट टाइम मैंने मतलब सच काइंड ऑफ सीनियर्स का सपोर्ट पाया यहाँ पे, एंड टीचर्स भी बहुत सपोर्टिंग है, तो मतलब रियली बहुत अच्छा ही लग रहा है। क्या सोचा था आपने जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे कि मुझे आईआरआई मिल जाएगी? सर मतलब माइंड सेट तो बनाया था कि मेरे को आईआरआई जाना है, बट कभी कभी जब तैयारी अच्छी नहीं जाती थी तो लगता नहीं था कि आईआरआई जाऊंगा। फिर सोचा था कहीं और ले लूंगा एडमिशन, लेकिन फिर यहीं पर सर आ गया एडमिशन से। थोड़ा अपने बारे में आप बता दीजिए तीनों। सबसे पहले शुभम, आप। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माई सेल्फ शुभम चंद्र एंड आई एम फ्रॉम अयोध्या, उत्तर प्रदेश। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कानपुर, उत्तर प्रदेश। आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया 7 रैंक इन आईसीआर जेआरएफ 2025। बिल्कुल, आपकी रैंक 7 थी। यस सर। मेरा नाम प्रभु सिंह है, मैं पाली से बिलोंग करता हूँ और मैंने मेरी ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर राजस्थान से की है और मैंने ऑल इंडिया 9th रैंक सिक्योर्ड की है सर। बिल्कुल। आनंद। Hello everyone, myself Anand Gupta. I am from Uttar Pradesh and I did my graduation from Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture and Technology, Meerut. I have secured AIR 4 in ICR PG examination 225. बिल्कुल, तीनों जो टॉपर्स है जो हमारे साथ है वो एग्रोनॉमी के स्कॉलर्स हैं और अभी ये अपनी एमएससी आईआरआई से परस्यू कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो मेरा पहला सवाल अक्सर होता है कि एग्रोनॉमी ही क्यों? जी सर, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। मतलब ये मेरे लाइफ का एक चेंजिंग मोमेंट था। जब मैं प्रिपरेशन के इनिशियल स्टेज में था तो मैंने
सॉइल साइंस एज ए सब्जेक्ट चूज करी थी कि मैं फिजिकल साइंस से एग्जाम दूंगा। मैं थर्ड ईयर में रेड्डी एंड रेड्डी सर की बुक आती है जो, उसे पढ़ा था, बट मुझे उतना उस हिसाब से पता नहीं था कि बुक कैसे पढ़ी जाती है, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं आया था बेसिकली। तो मैंने सॉइल साइंस पढ़ना स्टार्ट किया। सॉइल साइंस मुझे अच्छा लगा बेसिकली सब्जेक्ट, तो मैंने सोचा था कि फिजिकल साइंस से मैं एग्जाम दूंगा। बिल्कुल। बट उसके बाद मैंने सॉइल साइंस ट्रीटाइज पढ़ी। सॉइल साइंस ट्रीटाइज पढ़ी तो फिर किसी ने बताया कि मतलब ISSS बुक पढ़नी होती है सॉइल साइंस के लिए। तो मुझे बुक थोड़ा वॉल्यूमिनस लगी, तो मैंने सोचा कि एक बार रेड्डी एंड रेड्डी और पढ़ के देखते हैं। तो मुझे बेसिकली एग्रोमेट्रोलॉजी जो कोर्स था उसमें इंटरेस्ट आया। वाटर मैनेजमेंट कोर्स, मतलब ये जो कंबाइन करके रखता है एग्रोनॉमी, वो मतलब कोर्स मुझे इंटरेस्टिंग लगा। तो मुझे लगा कि नहीं, प्रिपरेशन करनी चाहिए। सॉइल साइंस ट्रीटाइज मैंने ख़त्म कर ली थी, तो मुझे लगा कि नहीं, ये एग्रोनॉमी सब्जेक्ट लेके मैं आगे कुछ अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था बेसिकली। तो मैंने एग्रोनॉमी सब्जेक्ट से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करा था। आपने अपनी तैयारी कब शुरू कर दी थी बेसिकली? मैंने अपनी तैयारी वैसे थर्ड ईयर में मैंने रेड्डी एंड रेड्डी बुक पढ़ी थी। फोर्थ ईयर के मतलब फर्स्ट सेम में मैंने डिसाइड करा था कि मैं सॉइल साइंस से एग्जाम दूंगा। फिर उसके बाद मैंने अगस्त से जनवरी तक मैंने सॉइल साइंस ट्रीटाइज पढ़ी थी पूरी। अच्छा, ओके। फिर उसके बाद मैंने जब ट्रीटाइज पढ़ी तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, ISSS पढ़नी होती है सॉइल साइंस के लिए। फिर मैंने चेंज किया। फिर उसके बाद मैंने वीड मैनेजमेंट कवर किया 2 महीने में। 2 महीने में वीड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट दोनों कवर किया। फिर उसके बाद लास्ट तक एग्जाम आते आते तक मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली थी, बट उस लेवल की नहीं हो पाई थी जो मैंने एक्सपेक्ट की थी कि मैं मतलब तैयारी करते समय कर पाऊंगा। बट मेरे पास 1 महीने लास्ट के टाइम थे, मैंने जितना पढ़ा था बस उतना ही रिवीजन करा, बार बार रिवीजन करा। मैंने ड्राईलैंड, सच बताऊं, ड्राईलैंड मैंने 25 बार पढ़े हैं सर। 25 बार पढ़े हैं। मैंने पेन से टिक किया है कितनी बार पढ़ा हूँ मैं। रेड्डी एंड रेड्डी बुक से? नो, रेड्डी एंड रेड्डी और RS मीना दोनों से। 25 बार आपने उसको टिक करा है मैंने बुक में। 25 बार मैंने ड्राई लाइन पढ़ी है। वीड मैनेजमेंट कम से कम 10 से 12 बार पढ़ा है सर। कौन सी बुक से? RS मीना सर से बुक से मैंने रिवीजन करा है मतलब। और मैंने मतलब एक बार में किसी को लगता है कि ये चीज़ें याद हो जाएंगी, तो एक बार में याद नहीं होती। जेन्युइन में जब एग्जाम हॉल में लड़का पहुंचता है ना, तो वो आधी चीज़ें भूल जाता है। तो मैंने 25 बार पढ़ी ड्राई लैंड और लगभग 10-12 बार पढ़ा था वीड मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट भी सेम अमाउंट था, ऐसा ही पढ़ा था। ऐसा मतलब मेरा मानना है सर कि बार बार पढ़ने से ना चीज़ें याद रह जाती है और एग्जाम में भी याद आ जाती है। तो मैंने ऐसे ही पढ़ा था और अपना कवर किया था। स्टैटिक्स के ऑब्वियसली अमित भटनागर सर की क्लास देखी थी यूट्यूब से, तो काफ़ी कुछ हेल्प हुआ था। मतलब मुझे अच्छा लगा प्रिपरेशन करके। मुझे लगा कि सर 1 महीने में अगर आदमी इस कंसिस्टेंसी से रिवीजन करता रहे, पढ़ाई करता रहे, तो कुछ भी कर सकता है। जो लास्ट 1 महीने में आपने किया? जी सर। कितने घंटे पढ़ते थे लास्ट में? सर मेरा कोई फिक्स नहीं रहता था कि मतलब हम टाइम शेड्यूल बना के पढ़ें कि 8 घंटे 10 घंटे, नहीं। मेरा ये रहता था कि दिन में मुझे 3 सब्जेक्ट को देना है, रात में 3 सब्जेक्ट को देना है। अब डिवाइड कर लेता था कि दिन में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, रात में कौन। एक्सचेंज भी करता था, कभी कभी बोरिंग हो जाता चीज़ें, तो उस हिसाब से मैं 1.5 घंटे या 2 घंटे मेरा फिक्स रहता था कि एक बार रिवाइज करना है। एक टाइम तक ऐसा आ गया था कि मतलब वीड मैनेजमेंट में आधे घंटे में एक बार रिवाइज कर लेता था। मतलब स्टार्ट किया, खत्म कर दिया, आधे घंटे में कंप्लीट वीड साइंस। हाँ, ये। और ड्राई लैंड भी ऐसा ही होता था। मतलब चीजें उस हिसाब से होने लगती ना, कुछ कट करके हम बाहर निकालते जाते हैं कि ये चीजें हो गई, ये चीजें हो गई। कॉन्सेप्ट्स जो कंफ्यूजिंग होते हैं उससे बार बार पढ़ना होता है। तो यही था कि मतलब चीजें बार बार करके हो गया सर। पर वो आपने कब की थी अपनी तैयारी शुरू? सर मैंने 3rd ईयर फर्स्ट सेम से स्टार्ट कर ली थी सर मेरी प्रिपरेशन। 3rd ईयर से ही? 3rd ईयर से ही सर। अच्छा। तो सर 3rd ईयर में मैंने रेड्डी एंड रेड्डी SR रेड्डी को रीड किया था 2 बार ओनली, रीड करके पढ़ा था ओनली इसे। 3rd ईयर में पढ़ा तो क्या हाँ, पहली बार में आपको रेड्डी एंड रेड्डी और SR रेड्डी बुक समझ में आ गई थी? सर बिल्कुल समझ में नहीं आई थी। ऐसा लगा सिर्फ सेटिस्फेक्शन लग पढ़ रखा है बस, याद कुछ था नहीं उस टाइम सर। तो फिर सर एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे फ्रेंड्स साथ में थे, तो वो भी प्रिपरेशन कर रहे थे। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने कोर्स कर दिया था IRE वाले से, तो मैंने सोचा मेरे फ्रेंड ने ले लिया तो मैं भी कर लेता हूँ सर। तो उनको देख के तो सर मैंने भी फिर कोर्स खरीदा तो सर फिर पढ़ना स्टार्ट किया। तो फिर लगा सर कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या। उस टाइम ऐसे समझ में आया कि ये अपने को पढ़ना यही है और ये छोड़ना ये होता है सर। कोचिंग इंस्टीट्यूट ही अपने को सिखाता है। मैंने तो क्वेश्चन कहाँ से आते कहाँ से नहीं आते
सर वो बेनिफिट मिलता है सर। बिल्कुल, मैं आप सभी को बता दूं, प्रभु जो थे वो हमारे रेगुलर स्टूडेंट थे जो फसल 1.0 कोर्स के अंदर, और स्टार्टिंग से ही ये कनेक्टेड थे और बातचीत होती थी। पहली बार ये नज़र में था भाई, लाइव क्लासेस ये बेसिकली अटेंड नहीं करते थे, बट जब मॉक टेस्ट वगैरह का मैं रिजल्ट देखने लगा कि लगातार जो है प्रभु कोई करके है और उनकी रैंक आ रही है, बातचीत की मैंने इनसे, फिर उसके बाद में और इन्होंने पूछा कि सर और लास्ट में किस प्रकार से कवर किया, तो वो हमारी फिर रेगुलर बातचीत होने लगी और जो भी इनके डाउट्स आते थे, जो भी क्वेरीज आती थी, फिर उनको हम सोल्व करते थे। तो बेसिकली प्रभु जो मेन जो क्वेश्चन है बच्चों का जो रहता है, जो तैयारी करते हैं हाँ सर। कि रेडी एंड रेडी और एसआर रेडी बुक पढ़ना उनको वर्थलेस लगता है कि इनमें यार मजा ही नहीं आ रहा, मैं तो पूरा 2 दिन हो गया 3 दिन हो गया इसको पढ़ रहा हूँ, और उसमें लास्ट में लगता है कि एंड ऑफ द डे हमें लगता है यार इसमें से तो कुछ मुझे याद ही नहीं है। तो वो मतलब आपने उसको कैसे किया कि नहीं यार मुझे पढ़ना है लेकिन फिर भी? ये सर मैं बताता हूँ सर, मैंने कैसे पढ़ा था मैं बताता हूँ सर। जैसे कि वो आर.एस. मीना सर की बुक आती है, तो पहले सर मैं उससे पढ़ता था, एक चैप्टर से एग्रोमेट होगी तो उससे पढ़ लिया सर। तो फिर मैं सर ऐसे देखता, फिर रेडी है वो उसको देखता सर, कॉमन थिंग मिल रही है वो तो मैं नहीं पढ़ता, तो एक्स्ट्रा थिंग होती है सर उसको हाईलाइट कर लेता था, और हाईलाइट कर दिया सर, और एंड के टाइम जैसे 3 महीने एग्जाम से पहले तो उनको नोटबुक के अंदर लिख लेते। तो इसके बाद सर ऐसा होता है, आप एंड में पढ़ते हैं ना, अपने पास ही अपनी नोटबुक होती है और आर.एस. मीना सर बेस बुक वो हो जाती है, तो 2 बुक को अपने कोई नोटबुक को ऐसे रिवीजन करते रहते हैं सर, तो सारा एक कंटेंट अपने को एक जगह पे मिल जाता है, उससे बहुत हेल्प होती है। ये नोट्स बनाने का बहुत शुभम मतलब ये रहता है कि यार नोट्स में बनाऊं या नहीं बनाऊं, तो क्या आपने रेडी एंड रेडी बुक या फिर कोई भी मतलब आपने प्रिपरेशन के दौरान क्या आपने नोट्स बनाए थे? यस सर, मैंने नोट्स बनाया था, क्योंकि सर मैंने जो सिलेबस कवर किया था, मैंने हर यूनिट के लगभग स्पेसिफिक बुक पढ़ी थी। अच्छा। यस सर, मैंने एस.आर. रेड्डी तो पूरी नहीं पढ़ी, क्योंकि जैसे सर बीट साइंस का हो गया, तो मैंने बीट साइंस के लिए सिर्फ टी के दास पढ़ा था सर। ओनली? यस ना रेडी एंड रेडी से देखा आपने एक बार? सर जो रेड्डी एंड रेड्डी में लगभग टी के दास सर की, क्योंकि सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब पहले देखें तो 2024 का जो पेपर था लाइन टू लाइन टी के दास सर से आया था बुक से। तो इस वजह से मैंने टी के दास बुक की प्रिफर की, और बुक प्रिफर करने की एक वजह और थी सर, पढ़ने में कोई चीज़ तभी अच्छी लगती है जब फुल कॉन्सेप्ट दे। बिल्कुल। ना तो एस.आर. रेड्डी में फुल है कॉन्सेप्ट, मतलब बस एज ए सब्जेक्ट है, बट एज ए बुक पढ़े अगर किसी सब्जेक्ट की तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यही सर हर आर.एस. मीना सर में भी है बुक में। आपने बताया अलग अलग यूनिट के लिए आपने अलग अलग बुक पढ़ी, तो मैं जानना चाहूंगा जैसे बेसिकली अपनी पहली जो यूनिट है वो तो जनरल एग्रीकल्चर की यूनिट है, तो उसके लिए आपने क्या फॉलो किया? जनरल एग्रीकल्चर में मैंने बस उन्हीं चीज़ों को पढ़ा जिनमें से एग्जाम में आता है, जैसे सर फिजियोलॉजी हो गई, बिल्कुल, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये इनसे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल। तो मैंने इसमें तो नीट लेवल का यूट्यूब से वीडियो देखे, एग्जैक्टली 3 आवर 4 आवर की वीडियो, उनको मल्टीपल टाइम मैंने देखा। हाँ। तो अपने आप वो सब याद हो गए। ठीक है। तो यहाँ से कवर कर लिया। जनरल एग्रीकल्चर जो फर्स्ट यूनिट है उसमें कई चीजें जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इनमें क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन ये बहुत लेंदी हैं। बिल्कुल। तो ज्यादा समय इनमें ना दिया जाए तब भी बेहतर है, बस ओवरऑल जाना जाए जनरल। बात करते हैं हम सेकेंड यूनिट की, जिसका नाम ही प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी है यूनिट, और वो एक ऐसी यूनिट है जो ना कहीं पे डायरेक्टली मिलती है। उसमें मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे प्रिसीजन फार्मिंग, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस से भी हैं। उसके अलावा टीलेज हो गया हमारा, और भी बहुत सारे टॉपिक्स है। एग्रोमेट्रोलॉजी भी अक्सर हमारी सेकंड यूनिट में ही कवर की जाती है। तो यूनिट सेकंड आपने कैसे? यूनिट सेकंड में सर पहले तो एग्रोमेट्रोलॉजी है, तो जब आप पीवाईक्यू देखेंगे तो एग्रोमेट्रोलॉजी का पीवाईक्यू, तो उसमें यही देखेंगे जो एस.आर. रेड्डी है, रेड्डी है, इन्हीं से ही लगभग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एग्रोमेट्रोलॉजी के आते हैं। बिल्कुल। तो मैंने रेड्डी से ही पूरी मेट्रोलॉजी लगभग 4 to 5 दिन बहुत अच्छे से पढ़ ली थी। 4 से 5 बार पढ़ी? यस सर, बहुत अच्छे से। और जो एक्स्ट्रा पॉइंट होते थे पेंसिल से बुक में ही लिख लेता था। अच्छा। और फिर इसी सेकेंड यूनिट में है प्रिंसिपल्स ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल। ये सर डिजाइन वगैरह, हालांकि ट्रेंड देखा जाए 2-3 साल का क्वेश्चन स्टेट से आ नहीं रहे, 4 साल से नहीं आ रही, 2021 के बाद क्वेश्चन नहीं आए स्टैटिस्टिक्स से। तो मैंने सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, वो अमित भंडारकर सर से यूट्यूब पर है, वो बहुत अच्छे से समझाए जो क्लासेज है उनकी। हाँ यस सर, वहाँ से पढ़ ली थी। और फिर प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आता ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से। बिल्कुल। तो मैंने भी जब इसको सर्च किया गूगल पर, तो एक वेबसाइट है IPCC, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल। तो क्वेश्चन जो था सेम वहाँ से लाइन टू लाइन था, डायरेक्ट वेबसाइट से। बिल्कुल। तो फिर मैंने उसी वेबसाइट से पढ़ डाला इसको। क्या आएगा तो यहीं से आएगा, नहीं जब तो वहीं से सर आ रहा है तो
बिल्कुल। और सर उसमें जो भी यूनिट थी मतलब रिमोट सेंसिंग वगैरह Remote, जीआईएस yeah. जीपीएस वो कहाँ से रिमोट सेंसिंग जीआईएस जीपीएस, ये तो सर मैं जो एग्जाम के दौरान सर IRA वाला पे जो आपका वीडियो आया था, मैंने सिर्फ उसी को देखा था, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आते थे, उन्हीं को मल्टीपल टाइम मैंने रिवीजन किया था। जीआईएस जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, इवन ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी मैंने IRA वाला पर जो वीडियो आया था उसी को ही जो सुधीर सर ने कवर कराया? सुधीर सर ने कवर कराया था सर। बिल्कुल। हम बात करते हैं प्रिपरेशन के दौरान, जैसे बुक्स की आपने बात बताई, और हम बात कर लेते हैं जैसे यूनिट फील्ड क्रॉप्स के लिए आपने क्या फॉलो? राजेंद्र प्रसाद की मैंने दोनों बुकें पढ़ी है, बैलून फर्स्ट एंड बैलून सेकंड। पूरा कंप्लीट पढ़ा है आपने? हाँ, लाइन टू लाइन? सर लाइन टू लाइन पढ़ के नोट्स बना लिया था। अच्छा, बहुत शार्ट और अच्छा नोट्स, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन आए थे मोस्ट ऑफ द सर मेरे नोट्स से आए थे। बस यही हुआ कि मैंने रिवीजन तो किया था, लेकिन बहुत सारी चीजें भूल चुका था, और जब पेपर देकर आया तो सर देखा तो नोट्स से ही बहुत क्वेश्चन आ गए थे। अच्छा, मतलब कब रिवीजन नहीं कर पाए, अदरवाइज जो है आपने नोट्स उनके बना लिए थे। हाँ सर। जो क्रॉप्स के लिए RS मीना सर की जो बुक है, तो उसको भी मतलब जो हमारे राजेंद्र प्रसाद सर की बुक है उसी से कंपाइल किया गया है। तो मोस्टली चीजें तो वैसे कॉमन जो चीजें हैं वो तो उसमें मिल जाती है, बट उसके अलावा भी कुछ नया मिलता है आपको या मिला? सर जो RS मीना सर की बुक है, इसमें बहुत ज्यादा दिया गया है क्रॉप्स और भी ज्यादा क्राफ्ट, मतलब एक्स्ट्रा चीजें RS मीना सर में ऐड है। लेकिन जब हम PYQ देखेंगे तो क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सिर्फ राजेंद्र प्रसाद सर की बुक से आते हैं। इवन लाइन टू लाइन आ जाता है, जैसे एक बार जूट का आ गया था कि स्लो वाटर इज मतलब बेटर रेटिंग से रिलेटेड था वो। रिलेटेड, यस सर। तो लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ जाते हैं। इवन इस बार भी लाइन टू लाइन आ गया था, जैसे सोयाबीन का आया था कि जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है किसने दिया था, एक क्वेश्चन आया था कि सर इवन अब की बार वैरायटी भी राजेंद्र प्रसाद से ही आ गई थी, पूसा फाल्गुनी, और राजेंद्र प्रसाद बुक में दी गई है। बिल्कुल। और एक फिंगर मिलेट का भी क्वेश्चन आया था, वो भी सब राजेंद्र प्रसाद में दी गई है सर। पर बहुत बल्कि है बुक। क्या हाँ, आपने राजेंद्र प्रसाद सर की बुक पढ़ी है आपने, आनंद? सर मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे राजेंद्र प्रसाद सर की बुक दोनों वॉल्यूम बहुत वॉल्यूमनेस है बेसिकली। बिल्कुल। मैं ये नहीं मानता, काफी लोग कंट्राडिक्ट करेंगे इस बात के लिए कि बुक पढ़नी चाहिए, ऑब्वियसली पढ़नी चाहिए, बट कम टाइम काफी चीजें कवर करनी हो तो चीजें काफी मुश्किल हो जाती है और याद रखना काफी मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये मानता हूँ कि जैसे बेसिक चीजें होती है जो क्रॉप्स की, हर क्रॉप्स की, जैसे बॉटनिकल नेम क्या होता है, ये फैमिली क्या होती है, ये सब चीजें आप RS मीना सर की बुक से आराम से कवर कर सकते हो। बिल्कुल एकदम। लेकिन जो मेजर चीजें होती है, जैसे हर क्रॉप में एक मेजर पैकेज एंड प्रैक्टिसेस होती है, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं, एग्जैक्टली। उसको अगर आपको बेसिकली मतलब उसको बेसिक लेवल पे जाके और एक्सप्लेन तरीके से पढ़ना है तो सिर्फ उसको फॉलो करेंगे राजेंद्र प्रसाद से, और चीजें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि और चीजें पढ़ के हम कुछ बड़ा कर पाएंगे राजेंद्र प्रसाद से स्पेशली। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा, मतलब आप लोग मतलब जो बोलना चाह रहे हो बेसिकली ये है आनंद, आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर ग्राउंडनट की हम बात कर रहे हैं तो ग्राउंडनट एक ऑयलसीड क्रॉप है जी। इसका मतलब, और ग्राउंडनट की नाम आते ही हमारे 2-3 चीज दिमाग में डायरेक्ट आती है कि ग्राउंडनट में समस्या क्या है कि पॉपिंग वगैरह की होती है, मतलब ये उसमें मेजर कंसर्न है। दूसरा कि यार ग्राउंडनट में एफ्लाटॉक्सिन, क्योंकि हमारी मेन प्रॉब्लम है, और इस बार क्वेश्चन भी आया है उससे। तो ऐसी चीजों को राजेंद्र प्रसाद से पढ़ो आप। जैसे हम टोबैको की बात करें तो इसका मतलब टोबैको में क्या इंपॉर्टेंट है, टोबैको में जो हम क्योरिंग वगैरह प्रैक्टिस जो करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ क्रॉप में एक इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं एक प्रैक्टिस होती है जो हम करते हैं। तो उससे रिलेटेड उन चीजों का आप जाके एक बार राजेंद्र प्रसाद सर की बुक से देख सकते हो। जैसे राइस की अगर हम बात करते हैं तो ब्राउन मेन्योरिंग हो गया जो कि उसमें है, बुस्निंग एक प्रैक्टिस करते हैं हम, तो ऐसी प्रैक्टिसों को हम जाके एक बार देख सकते हैं। अदरवाइज जैसे उनमें ना न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट लिख रखा है 5 पेज का, आप अगर उसको पढ़ने बैठ गए तो आपका वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं तो ये मानता हूँ। बट कुछ प्रैक्टिस जो होती है आप उनको जाके जो है एक बार जरूर देख सकते हो, और टेबल्स वगैरह हो गई उनको एक बार देख लिया, क्योंकि कंप्लीट राजेंद्र प्रसाद बुक को पढ़ना याद करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है अपने आप में। और बच्चों के लिए सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो सेपरेट कर पाना ये कि क्या याद करना है क्या नहीं करना, सबसे बड़ा टास्क तो यही हो जाता है। आपने क्या फॉलो किया था क्रॉप्स के लिए बेसिक? सर मैंने क्रॉप्स के लिए IRA वाले के नोट्स फॉलो किए थे और RS मीना ही पढ़ा था सर, इसके अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा बेसिकली जो हमने जो क्रॉप्स के जो बना रखे हैं एक्चुअली, जैसा कि इन्होंने बताया, ये जो मेन प्रैक्टिस जैसे इन्होंने बताया कि साइंटिफिक नेम वगैरह उनको अलग कर रखा है, उसके अलावा कोई भी क्रॉप में जो मेन चीज होती है उसको हमने ज्यादा एक्सप्लेन कर रखा है ताकि वो बेटर तरीके से जो है वहां पर उसका कंटेंट मिल जाए। अदरवाइज बहुत चीजों को इवन
आर.एस. मीना सर की बुक में भी मैं क्रॉप्स के लिए बोल सकता हूँ कि एक्स्ट्रा दे रखा है बहुत ज्यादा। उतना भी अगर याद करने बैठोगे तो वो भी आपका दिमाग जो है क्रॉप्स ही खा जाएगी। बट क्रॉप्स को लेके आप क्या मानते हो कि क्रॉप्स जो यूनिट कवर करनी चाहिए, क्या वो एक साथ करनी चाहिए या टारगेट ये बनाना चाहिए कि डेली में एक एक क्रॉप करूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा? क्योंकि हम क्रॉप जब पढ़ते हैं, याद करते हैं, हमें लगता है हमें याद हो गई, बट बाद में सब कुछ इधर उधर हो जाता है और लास्ट में कंफ्यूजन हो जाता है साइंटिफिक नेम में ही। इसको मानते हो या नहीं मानते हो? यस तो उसको क्रॉप्स को कैसे कवर करना चाहिए, आप क्या बोलते हो? सर क्रॉप्स को तो एक क्रॉप को एक दिन में तो एक ही क्रॉप पानी चाहिए, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। इवन सीड रेट में स्पेसिंग में एंड रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर हालांकि आता नहीं लेकिन फिर भी याद कर लेते हैं, तो इन सब चीज़ों में कंफ्यूजन हो जाएगा। और क्रॉप तो एक दिन में एक करना चाहिए, और एटलीस्ट एक दिन में एक क्रॉप कवर नहीं हो पाएगी अगर, क्योंकि क्रॉप ही तो पढ़नी नहीं, और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो एटलीस्ट 1 वीक अगर हम दें क्रॉप को बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए, नेक्स्ट वीक अगर हमारे पास समय है तब, और रिवीजन कर रहे हैं तो एक दिन में मल्टीपल क्रॉप भी पढ़ सकते हैं सर। बिल्कुल। तो एक्सक्लूड क्या क्या करें और क्या क्या याद रखें? मतलब क्रॉप्स के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन क्या छोड़े और क्या याद करें? सर क्रॉप्स के अंदर तो एक्सक्लूड मैंने तो पहले कर दिया था डिजीज इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट, अच्छा, क्योंकि वहाँ से सर क्वेश्चन आते नहीं है, बहुत रेयर में आ गए, 1-2 क्वेश्चन आ गए उसमें। और क्रॉप में पूरा क्लासिफिकेशन तो जरूर पढ़ें, और इवन क्लासिफिकेशन किसने दिया है ये भी इस बार आ गया था कि डिफरेंट क्रॉप का क्लासिफिकेशन कौन दिया है, टेक्सोनॉमी और सीड रेट स्पेसिंग। और इन सब से तो क्वेश्चन आजकल नहीं आता है, सीड रेट स्पेसिंग वगैरह से। आ जाता है सब, मेज से आ जाता है कभी कभी, क्योंकि मेज की मल्टीपल स्पेसीज है, स्वीट मेज, कॉर्न, तो उससे आ जाता है। स्पेसिंग का भी नहीं आता है सर। यही सब था सर क्रॉप के लिए। नेक्स्ट यूनिट की हम बात करते हैं क्रॉप के बाद में। फील्ड क्रॉप्स हमारी 3rd यूनिट हो गई। 4th यूनिट जो है वो हमारी वीड मैनेजमेंट है, जो कि ऑलरेडी बता चुके हो आप लोग कि आपने टीकेदार से वीड मैनेजमेंट को कवर किया। आपने कैसे किया था कवर? मैंने वीड मैनेजमेंट के लिए रेड्डी एंड रेड्डी सर की बुक पढ़ी थी। रेड्डी एंड रेड्डी सर की बुक में क्या है ना कि चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, बेसिक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे, वहां से आपको इंटरेस्ट भी आ जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आर.एस. मीना पढ़ी थी, उसके अलावा कोई भी बुक नहीं पढ़ी मैंने। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ठीक है, आपने रेड्डी एंड रेड्डी में तो वीड साइंस शुरू करते हैं, खत्म हो जाता है, बस मतलब 20-25-30 पेज की है, मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब वहां से मैं बोल सकता हूँ कि 10% भी आपका वीड साइंस कवर नहीं होगा। आर.एस. मीना सर की बुक से कवर हो जाएगा, क्योंकि वो कंप्लीटली टीकेदार सर की बुक से ही बनाई गई है। लेकिन जब उसको पढ़ने बैठते हैं तो एक पेज अगर आपने पढ़ लिया तो मतलब दिमाग आपका पूरा कंप्लीटली चौक हो जाएगा, इतना मैं जरूर बोल सकता हूँ। क्योंकि टर्मिनोलॉजी एक तो हमारी क्या है, उसके अंदर थोड़ी ऐसी है जो कॉमनली हम यूज में नहीं लेते हैं, टर्म्स थोड़े हार्ड है। तो उनको याद कैसे किया? मतलब आपने इतने हमारे अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, अलग इतने हर्बिसाइड है, उनके ट्रेड नेम वगैरह, कौन सा जो ग्रुप में कौन सा हर्बिसाइड है केमिकल ग्रुप के अंदर, उन चीजों को कैसे रिटेन रखा आपने, कैसे याद किया, वो इम्पोर्टेंट बात। मैंने सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि रेड्डी एंड रेड्डी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। आप रेड्डी एंड रेड्डी के भरोसे मत रहिएगा कभी भी, क्योंकि बीड मैनेजमेंट पे जो क्वेश्चन आएंगे वो रेड्डी एंड रेड्डी से नहीं आएंगे। आपको पढ़ना पड़ेगा या तो टीकेदास, जो कि आप पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत वॉल्यूमिनस बुक है, 800 पेज 700-800 पेज की बुक, आप उतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है जेआरएफ के लिए स्पेशली। और आर.एस. मीना सर की बुक से पहले अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया है तो ऑब्वियसली आपको मतलब कंटेंट मिल जाता है, या फिर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेक्चर मिल जाते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि भाई समझ में क्या है, समझ में आ जाता है। लेकिन अगर आपने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किया है तो आप अमित भटनागर सर की लेक्चर्स देख सकते हैं, बिल्कुल वहां से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो जब आप आर.एस. मीना पढ़ेंगे ना तो वहां से आपको चीजें उस हिसाब से याद रहने लगेंगी। और वो याद रखने का एक ही फॉर्मूला है सर, वो रिवीजन बार बार नहीं करेंगे, याद नहीं रहेगा, फिर एग्जाम में जाके सब भूल जाएगा। फटागोड़ मैं लिख के याद करते थे या आप कैसे याद करते थे? सर मेरा ये था कि मैंने कभी नोट्स नहीं बनाया पर्टिकुलर चीजों के लिए, किसी भी चीज के लिए कोई नोट्स नहीं बनाया, कोई अलग कॉपी में कुछ नहीं लिखा, मैंने किताब में सारी चीजें लिखी है। चीजें किताब में लिखी है। मैं बार बार ये मानता था कि किताब ही पढ़ना है मुझे लास्ट टाइम तक मेरा ये फॉर्मूला, जैसे रेड्डी एंड रेड्डी बुक पढ़नी है तो मैं काफी लड़कों को बता चुका हूँ ये चीजें, लेकिन मैं सबको बताना ये चाहता हूँ कि रेड्डी एंड रेड्डी बुक पढ़ने का एक फॉर्मूला ये है
कि अगर आप एक बार रीड मार लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको पहले से आती है, और दूसरी ये चीज़ें होती है कि जो आपको पढ़ने के बाद समझ में आ जाती है। तो आपको जैसे पेज नंबर 31 है, पेज नंबर 31 में सारी चीज़ें आपको, ऐसा नहीं है कि पहली बार आप देख रहे हैं, सो कुछ चीज़ें आएंगी, कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन होंगी, कुछ चीज़ें एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगी। तो मेरा ये रहता था कि जो चीज़ें आती थी उसे क्रॉस कर देते थे मैं पेन से। ये मुझे ये नहीं पढ़ना, हाँ, इसे दोबारा पढ़ना ही नहीं है। ये मतलब इसमें काम की चीज है ही नहीं, ये पता लग गया। हाँ, ये जैसे कुछ रिसर्च वर्क होते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जैक्टली। उसे क्रॉस कर देता था कि दोबारा जब इस पे विजिट करूंगा तो इसे देखना ही नहीं। दूसरी चीजें जो कंफ्यूजन वाली होती है कि नहीं ये है काम की, बट हमें याद नहीं हो रही है, कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं बार बार इसमें, तो उसे बॉक्स बना के मैं टिक कर लेता था कि इसे जरूर पढ़ना है एक बार आके। और तीसरी चीज होती है जो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आती, इसके बारे में कुछ पता नहीं, उसको ऐसे ही एज इट इज छोड़ देता था। तो ऐसे क्या होता था कि कंफ्यूजन अपना दूर हो जाता था कि हम दोबारा उसको पढ़ लेंगे, और जो चीजें नहीं समझ में आ रही है उसको एक बार समझने का प्रयास करते थे। ये बुक पढ़ने का तरीका था मेरा। और ये जो RS मीना सर की बुक है उसमें हम बुक के ऊपर जगह होती थी वहां पे लिख लेते थे जो चीजें नहीं समझ में आती थी कि इसको हमें दोबारा पढ़ना है। बुक में पेन चलाना, पेंसिल चलाना, जो आप चाहे चला सकते हैं। पेंसिल मैं अवॉइड करता था क्योंकि पेंसिल बार बार बुक जब इधर उधर होता था तो पेंसिल ब्लर हो जाता था, दिखता नहीं था। तो मैंने पेंसिल चलाया था बट फिर अवॉइड करने लगा, फिर पेन चलाने लगा। तो काफ़ी चीज़ें मेरा ये था कि मैं कोई नोट्स नहीं बनाऊंगा, मैं बुक से ही पढ़ूंगा। और लास्ट टाइम तक मैं बता रहा था आपको सर कि आधे घंटे में मैं रिवाइज कर लेता था। तो यही था सर कि क्रॉस कर देता था मैं, तो चीज़ें जब क्लियर हो जाती थी तो मैं क्रॉस कर देता था उसे। और आप कैसे पढ़ते थे मतलब बुक्स को? ये क्रॉस वाली बात पे तो मैं बोलना चाहूंगा, मतलब अभी भी मेरी बुक में आप जाकर देखोगे तो उसमें इनिशियली उसी टाइम पे पता लग गया था भाई इसको तो नहीं पढ़ना। और मोस्टली ये जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है ना अपने एग्रोमेटोलॉजी वाले, उसमें तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा दे रखा है, जो अपने अमेरिका वगैरह का, नॉर्थ का वो क्लाइमेट वगैरह के बारे में बता रखा है। बच्चों को नहीं पता होता है तो वो पढ़ते रहते हैं, उनको याद करते रहते हैं, वो लॉस्ट मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है, हम ये बोल सकते हैं। उसकी जगह प्रोडक्टिव दूसरी चीजें याद करने में लगाएंगे तो आई थिंक ज्यादा बेटर होगा। सर मेरा ये था सर कि मैं लिख के ज्यादा याद करता था सर। एटलीस्ट मैंने सर 10 से 15 रफ कॉपी भरी है, लिख 10 से 15 रफ कॉपी भर दी आपने? सर आप तो मेरे भाई हो फिर तो, क्योंकि बेसिकली मैं भी ज्यादा मतलब ये बोलता हूँ सबका अपना पढ़ने का तरीका होता है, बट लिख के आप याद करते हो तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म ज्यादा आप याद रख सकते हो, लंबे समय के लिए याद रख सकते हो, आप चीजों में कंफ्यूज नहीं होंगे आप कभी भी। और एक टाइम तो ऐसा आ जाता है कि लिखने में इतना मजा आता है ना, अगर कोई लिख के याद करता है उसको वो चीज पता है। जैसे हमने टारगेट बना लिया भाई, ये सब जो है ये क्रॉप है, मेरे को क्रॉप को ही लिख देना है पूरी कंप्लीट। वीट चालू कर दिया, वीट का साइंटिफिक नेम क्या है, वीट के बारे में जो भी है, फिर उसका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में क्या याद रखना है, उसका वीड मैनेजमेंट में क्या याद रखना है, उसके लास्ट में हार्वेस्टिंग में मुझे क्या याद रखना है। कंप्लीट अगर आप इस प्रकार से लिखते हो तो वो भी बेटर रहता है। हाँ सर, और कुछ कंफ्यूजन की चीजें होती है सर, वो तो स्टिकी नोट्स आते हैं, तो मैं लाइब्रेरी में जाता था सर, सामने चिपका के रख लेता था, तब स्टार्ट करता पढ़ना मॉर्निंग में तो एक बार उनको रीड कर लेता था, तो ऐसे लॉन्ग टर्म याद रहता है सर, एंड के टाइम तक भी सर। आप कुछ एड ऑन करना चाहोगे, मतलब पॉइंट पढ़ने से रिलेटेड, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे याद करना चाहिए? मैंने तो बुक ऐसे पढ़ा था कि एक बार पूरी बुक पढ़ ली, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे रेड पेन से हाईलाइट कर देता था सर। अच्छा, एक बार मैंने पूरी बुक पढ़ ली, उसके बाद मैंने सर नोट्स बना लिए थे, क्योंकि दोबारा ताकि बुक ना पढ़नी पड़ी। मैंने दोबारा मतलब कोई बुक नहीं पढ़ी, मतलब पहले एक बार बुक पढ़ ली, उसमें हाईलाइट कर दिया, उसके बाद जब दोबारा उसी हाईलाइट पॉइंट को कॉपी में लिख लिया। देखो सबकी अब देखो, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जितने टॉपर आते हैं उनकी खुद की अपनी एक कहानी होती है, खुद की एक अपनी स्ट्रेटजी होती है। इसीलिए एक ही पॉडकास्ट में हम 3 टॉपर्स के साथ बैठे हैं, और तीनों का अगर आप सुनोगे तो पढ़ने का तरीका अलग है, याद करने का तरीका अलग है। किसी ने केवल 2 बुक पढ़ी है, किसी ने 4 बुक पढ़ी है, किसी ने 10 बुक पढ़ी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो चीज मैटर करती है वो मैटर करती है कि आप जो है एग्जाम में कैसा परफॉर्म कर रहे हो और आप चीजों को कितना रिटेन कर पा रहे हो। हम यूनिट्स की बात कर रहे थे, वीड मैनेजमेंट की भी हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट की, जो भी एक इम्पोर्टेंट यूनिट है हमारी। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं, उनमें 3 से 4 तो न्यूमेरिकल आपको कंफर्म वहां से देखने को मिलेंगे। वो आपने कैसे कवर किया? सर मैंने वाटर मैनेजमेंट इरिगेशन इकोनॉमी पूरा पढ़ा था, लगभग 400 पेजेस बाय SR रेड्डी सर। SR रेड्डी सर। तो ये सर क्यों पढ़ा था ये भी बता दें, क्योंकि अगर 2021 से 24 तक पेपर देखें सर, लाइन टू लाइन वहां से भी प्रश्न आए हैं।
मैंने जब पीवाई की एनालिसिस किया तो सर जब प्रश्न वहीं से आ रहे हैं तो मैं इसी वजह से उसी को प्रेफर किया। और पहले भी बता चुका हूँ मेरे को वही बुक अच्छी लगती है पढ़ने जो फुल कॉन्सेप्ट दी। अभी मैं मीना पढ़ूँ सर इरिगेशन के लिए तो फिर मीना रटना हो गया सर। मीना बुक में वन लाइनर ज़्यादा दिए गए हैं, इसे जो मैंने इरिगेशन एग्रोनॉमी पूरा पढ़ी। डैम का क्वेश्चन आता था सर, वो भी इरिगेशन एग्रोनॉमी से हमेशा आता। आपने कब तैयारी शुरू कर दी थी? सर मैंने 3rd ईयर में शुरू की थी तैयारी, थोड़ा सा 2nd ईयर में भी आपने 1-2 बुक तो पढ़ ली होगी कंफर्म? नहीं, डिसाइड तो 2nd ईयर में कर लिया था सर कि अब मेरे को JRF करना है। फिर सर पहले तो SR रेड्डी से ही पढ़ा क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी पॉडकास्ट पढ़ी थी तो जो पेपर बताते थे वही फॉलो किया। फिर ये चीज़ें मेरे को दिसंबर में पता चली कि सीधे इरिगेशन इकोनॉमी से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि इरिगेशन इकोनॉमी बहुत ही रियरली कोई रिकमेंड करता है यूट्यूब पर। जो देखा था सब लोग रेड्डी और रेड्डी बुक पढ़ते थे, तो मैंने सर इसी वजह से उसको पढ़ा। और इस बार तो पेपर मैंने अभी नहीं एनालिसिस किया कि कहाँ से आया था प्रश्न, लेकिन पहले के पूरे पता है कि लाइन टू लाइन कहाँ से लाइन से लाइन आए हैं, मैंने हम बैठ के पूरी लाइनें देखेंगे अभी कि आए हैं। इवन 24 का तो मैं खुद नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। मतलब इरिगेशन के लिए मोस्टली वाटर के इस लिए बार तो कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी था। जैसे डैम सर हमेशा डैम इंडिया के आते थे, इस बार इंटरनेशनल डैम आ गए थे तो वो तो बुक में नहीं है इस बार का तो नहीं, लेकिन 24 का तो मैं दिखा सकता हूँ, पूरा लाइन टू लाइन है उसमें सर। बिल्कुल। आपने कहाँ से कवर किया वाटर मैनेजमेंट, कैसे कवर किया पर वो? सर वाटर मैनेजमेंट सर RS मीना, रेड्डी और SR रेड्डी सर, इन तीनों से ही कवर किया था। और IRA वाले के नोट्स थे सर, और उनके लेक्चर्स देखता था और वही वापस पढ़ता था। तो उनसे उनके किनके? IRA वाला के सर, उसमें कौन पढ़ाता था? रोहित सर पढ़ाते थे। नहीं तो हूँ यहीं पे, उनके नहीं आपके। यस सर। हाँ, तो वाटर मैनेजमेंट में बेसिकली न्यूमेरिकल जो पोर्शन है वहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं। यस। और न्यूमेरिकल्स को तो अपन ने कवर भी किया था डायरेक्टली। जो 30 डे चैलेंज सीरीज अगर आपने देखी होगी, 30 डे देखी थी आपने चैलेंज के यूजफुल रही? यार 30 डे चैलेंज सर बहुत ज़्यादा यूजफुल रही, वहाँ से भी बहुत प्रश्न आए सीधे। इवन पूजा फाल्गुनी तो आपने बताया भी था, इवन ट्रिक से भी बताया था, वो तो सीधे आ गया था। बहुत सारे क्वेश्चन भी वहाँ से आ गए थे। मतलब 30 डे जो इवन मैंने जो क्लासेस मिस कर दी 30 डे क्लासेस, इवन क्वेश्चन भी सर मिस कर दिया, बाद में रियलाइज किया था। एक्चुअली क्या था, मतलब ये होता है कि हम ये मानते हैं कि JRF में डायरेक्टली क्वेश्चन आए, लेकिन जो 30 डे चैलेंज सीरीज हमने चलाई थी, जो उसका रिव्यू हम लेते भी अक्सर और स्टूडेंट आगे से ही बताते हैं। और बहुत लोगों ने मैसेज किया उसके बाद में, इवन एग्जाम होने के बाद में भी जस्ट इतने मैसेज और कॉल आए कि सर, मतलब कई बार तो इमोशन में बच्चों को 2 क्वेश्चन भी डायरेक्टली मिल जाते हैं तो उन्हें लगता है कि पूरे आ गए वहीं से, क्योंकि सर उसमें से तो बहुत क्वेश्चन आ गए। मैं कहा देखेंगे, पेपर आएगा तब देखेंगे, बट डायरेक्टली नहीं आते हैं। कभी कभी इनडायरेक्टली हमने कोई बातचीत बोल दी, उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन आ गया। और रिवीजन के लिए थी बेसिकली हम वो सीरीज भी इसलिए चलाई थी कि लास्ट टाइम में जो फाइनल टच है वो स्टूडेंट को मिल सके। आपने देखी थी आनंद? 30 डे चैलेंज की मैंने एक भी वीडियो मिस नहीं करी थी। मैं या तो लाइव देखता था, या अगर कभी लाइव नहीं देख पाया तो जैसे खत्म होती थी लाइव तुरंत देखता था मैं वीडियो। क्योंकि मेरा अल्टीमेट ये था कि मेरा पहले बात तो बुक्स कम पढ़े थे मैंने, तो कॉन्फिडेंस वहां से लूज हो रहा था मेरा। मैं अपनी जितनी भी टाइम थी उस पे रिवीजन पे निकाल दिया था। मैं ये सोचा था कि लास्ट के 30 दिन में कम से कम ये 30 जो आप करा रहे हैं 30 लेक्चर जो भी यूट्यूब पे, वो तो मैं देखूंगा जरूर। क्योंकि चीजें क्या होती है ना कि जब हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो वैसे तो कभी कॉन्फिडेंस आता नहीं जेन्युइन में वैसे कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता है, आदमी कितना भी पढ़ लेता है सर। फिर मतलब रहता है ना कि कुछ छूट रहा है, कुछ ये कर ले वो कर ले। तो ये हमने तो 30 दिन तक पूरा देखा था सर, और काफी मतलब हेल्प करी थी चीजें, उस हिसाब से मैं मैनेज कर पाया था। और मैंने PYQ भी सॉल्व किए थे, आप ही के जो आपने कराया था जो PYQ एनालिसिस था टॉपिक वाइज, उससे भी PYQ मतलब रिपीट हुए थे वहां से भी। तो मैंने PYQ देखे थे, 30 डे चैलेंज भी देखे थे। और सर आप बात जो कर रहे थे इरिगेशन एग्रोनॉमी की, इरिगेशन एग्रोनॉमी आप अगर पढ़ना चाहें तो जैसे चीजें क्या होती है कि हमें एक जगह कुछ भी नहीं मिलता है, बिल्कुल एक जगह किसी भी बुक में नहीं मिल पाती है। इरिगेशन एग्रोनॉमी मैं बेसिकली लड़कों को प्रीफर नहीं करूंगा पढ़ने के लिए। 400 लड़कियों को करोगे? सर मतलब किसी को भी नहीं, क्योंकि या तो वो AM माइकल की बुक उठाएंगे, काफी लोग बताते हुए सजेस्ट भी करते हैं AM माइकल पढ़ लो। AM माइकल बुक भी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इरिगेशन एग्रोनॉमी अगर आप 400 पेज की बुक पढ़ सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बट 400 पेज की बुक पढ़ना कोई मतलब नहीं है सर।
इरिगेशन एग्रोनॉमी के लिए सबसे पहले रेड्डी एंड रेड्डी आप शुरुआत से पढ़ेंगे। रेड्डी एंड रेड्डी आप पढ़ लिए, फिर उसके बाद जाना है हमें एसआर रेड्डी पे। एसआर रेड्डी में काफी इरिगेशन अच्छे से कवर किया गया है। एसआर रेड्डी में वहां से कवर करेंगे सेम चीजें। उसके बाद आरएस मीना में, आरएस मीना में जो इरिगेशन का छोटा मोटा पार्ट बचा होगा वो भी कवर हो जाएगा। कुछ चीजें आती है सर जो सॉइल फिजिक्स से रिलेटेड है, जो सॉइल वाटर से रिलेटेड है। तो सॉइल फिजिक्स के अगर ISSS बुक फॉलो कर सकते हैं तो वो बेस्ट रहेगा, नहीं तो फिर ट्रीटाइज सॉइल्स एंड ट्रीटाइज से सॉइल फिजिक्स का सॉइल वाटर वाला जो पार्ट होता है उसे अगर आप कवर कर लेंगे तो इरिगेशन एग्रोनॉमी आपका पूरा कवर हो जाएगा। ये यूनिट मतलब अच्छा है और क्वेश्चन भी बढ़िया आता है, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। न्यूमेरिकल ऑब्वियसली अमित भटनागर सर पढ़ाते ही हैं, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, उनकी बुक्स भी है, तो वो उससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डेल्टा ड्यूटी का क्वेश्चन आता है काफी, तो हाँ वो फिक्स है उसमें, वहां से तो फिक्स रहता है। क्यूसेक क्यूमेक वाला क्वेश्चन आता है एक, तो उसे मतलब न्यूमेरिकल काफी लोग छोड़ भी देते हैं सर कि न्यूमेरिकल आ नहीं रहा है, हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन मतलब अगर न्यूमेरिकल का एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना तो वो फिक्स नंबर होते हैं सर। मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल एक बोनस मार्क्स देता है आपको। न्यूमेरिकल एकमात्र ऐसा क्वेश्चन होता है एग्जाम में जिसमें आप श्योर हो सकते हो जब आंसर आ चुका है कि ये आएगा और वो हम मैच कर रहे हैं, इसका मतलब है हमारे 4 नंबर पक्के हैं, तभी वो आंसर करेक्ट आया है। जबकि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं हमारे, उसमें हम लास्ट तक कंफ्यूज होते हैं कि हमारा सही होगा या गलत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसमें रिस्क लेते हो। नेक्स्ट यूनिट की तरफ हम बढ़ते हैं। वाटर मैनेजमेंट की हमने बात कर ली, ड्राईलैंड एग्रोनॉमी की हम बात करते हैं। यूनिट बहुत छोटी है लेकिन 10 क्वेश्चन हर बार फिक्स है कि ड्राईलैंड एग्रोनॉमी से आ रहे हैं, जो पैटर्न हम देखते हैं 4 से 5 साल का। तो ड्राईलैंड एग्रोनॉमी को आपने कहाँ से कवर किया? सर ड्राईलैंड एग्रोनॉमी का पहला पार्ट होता है जो हिस्ट्री का होता है। हिस्ट्री वाला पार्ट से एक क्वेश्चन जरूर आता है, फिक्स है वो, इस बार भी आया था, ORP का क्वेश्चन आया था। हिस्ट्री वाले पार्ट को आप RS मीना से कवर कर सकते हो, पूरा 2 पेज का है, 2 पेज आप आराम से कवर कर सकते हो, उसको याद कर लीजिए चाहे जैसे भी, वो हिस्ट्री वाला क्लियर हो जाता है। दूसरा जो डिफिनीशन होते हैं, बहुत सारे डॉट होते हैं, टाइप ऑफ डॉट, हाँ उनके डिफिनीशन होते हैं, वहां से RS मीना में मिल जाएंगे। रेड्डी एंड रेड्डी में फॉलो करने के लिए इसलिए नहीं बोलता इसमें, क्योंकि रेड्डी एंड रेड्डी में कंटेंट कम है, वहां से मतलब आपका पूरा नहीं हो पाएगा रेड्डी एंड रेड्डी में। लेकिन ड्रॉट एडाप्टेशन मैकेनिज्म जो है वो अच्छी दे रखी है। हाँ, ड्रॉट एडाप्टेशन मैकेनिज्म जो है वो रेड्डी एंड रेड्डी में है। कंटिजेंसी क्रॉप प्लानिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इस मतलब काफी लोग ध्यान नहीं देते हैं। जो अर्ली सीजन ड्रॉट आता है, मिड सीजन करेक्शन, ये सब, ये इसको एक्सप्लेन करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये चीजें अभी नहीं आएगी सर, बट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आ जाएंगे तो ये क्वेश्चन फंस जाते हैं। और ये इसके लिए अगर कंटिजेंसी क्रॉप प्लानिंग के लिए अगर एक कोई स्पेसिफिक बुक या ले सकते हैं आप, ले लीजिए मत, मतलब उसका PDF कहीं से अवेलेबल हो जाए तो वहां से आप कवर कर सकते हैं कंटिजेंसी क्रॉप प्लानिंग के। कौन सी बुक? इरिगेशन एग्रोनॉमी या PM माइकल से पढ़ सकते हैं आप, या फिर सॉरी क्रॉप प्लानिंग, कंटिजेंसी क्रॉप प्लानिंग। ड्राईलैंड की एक बुक आती है सर, SR रेड्डी की। रेड्डी सर की बुक आती है? SR रेड्डी की ड्राईलैंड करके कोई बुक आती है, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसी कोई बुक आती है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। मतलब कोई PDF आपको मिल गई कहीं से, बढ़िया हाँ, अच्छी बुक थी, मेरे पास थी, मुझे राइटर का नाम नहीं याद आ रहा है, बट ठीक वो ड्राईलैंड एग्रोनॉमी करके बुक थी। उससे मैंने कंटिजेंसी क्रॉप प्लानिंग पढ़ी थी, जो 3 टाइप के होते हैं। अर्ली सीजन ड्रॉट के लिए क्या करते हैं, मिड सीजन करेक्शन, और लेट सीजन ड्रॉट के लिए ये मतलब क्या प्रैक्टिस अपनाते हैं, वो बढ़िया पढ़ लीजिए। आपका ड्राईलैंड से क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे ड्राईलैंड से स्पेशली। आपने कैसे कवर किया ड्राईलैंड? सर मैंने दाब से कवर किया है। प्रभु का सेम आंसर। मैं तो आपके नोट से बस डिपेंड हो गया कि हाँ हो जाएगा इससे। और डायरेक्टली ड्राईलैंड ना छोटी सी यूनिट है, फिक्स चीज है इसमें। डॉट से क्वेश्चन आना है मतलब आना है, हिस्ट्री से क्वेश्चन आना है मतलब आना है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी है ड्राईलैंड की जो बहुत घुमा फिरा के हैं, या फिर जो कहीं पे भी नहीं मिलते हैं। जैसे हम ड्राईलैंड की कुछ चीजों को हम बोल सकते हैं ना, एग्रोमेट्रोलॉजी में पढ़ लेते हैं कई बार, जो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन है, एक्चुअली वो ड्राईलैंड का पार्ट है, बट हम एग्रोमेट्रोलॉजी में उसको कवर कर लेते हैं। वो ड्राईलैंड का ही माना जाता है अगर क्वेश्चन वगैरह वहां से आते हैं तो। और उसके अलावा तो टाइप ऑफ डॉट वगैरह इनसे क्वेश्चन आता है। आपने इनके अलावा कुछ और स्पेसिफिक बुक पढ़ी थी ड्राईलैंड के लिए? ड्राईलैंड के लिए जब PY की देखें तो फिर वही रेड्डी एंड SR रेड्डी, सर यही एनफ है। तो हिस्ट्री भी SR रेड्डी की बुक में बहुत अच्छे से दी गई है, और हिस्ट्री से क्वेश्चन आता ही है।
तो रेड्डी एंड एस आर रेड्डी ड्राई लैंड के लिए तो इनफ है सर। अच्छा, अब तो लास्ट में जो है हमारी 3 यूनिट और बच गई। एक तो सस्टेनेबल वाली है, और कौन सी यूनिट बच गई अपनी मेजर यूनिट जो है? सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी एक और मेजर यूनिट है अभी, सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी कैसे कवर किया आपने? सर सॉइल फर्टिलिटी के लिए मैंने मोस्ट ऑफ द तो अमित भंडागर सर की वीडियो यूट्यूब से ही पढ़ लिया, अच्छा, और फिर उसके बाद कुछ स्पेसिफिक बुक भी पढ़ी, जैसे PYQ में देखेंगे तो सॉइल एनालिसिस के क्वेश्चन आए थे प्रीवियस 2024 में। तो उसके लिए मैंने एक लाइब्रेरी मेरी एक बुक थी, फिजिकल एंड केमिकल मेथड ऑफ सॉइल एनालिसिस, तो मैंने उस पूरी बुक से 17 एलिमेंट के पढ़ डाले थे सर। है हाँ, नोट्स बना रहे थे, लाइक कौन सा केमिकल यूज होता है, इवन क्यों यूज होता है, तो वहाँ से पढ़ डाला था सर। और यूट्यूब से ही पढ़ डाला था अमित भंडागर सर के वीडियो से, बस इतना। और हाँ सर, रेड्डी सर से भी पढ़ा था सॉइल फर्टिलिटी। रेड्डी में तो डायरेक्टली जो है उतना नहीं दे रखा, बट ये चैप्टर जो है अपना सॉइल की जो प्रॉपर्टीज सॉइल एनवायरनमेंट वाला जो है, उसमें कुछ कंसेप्ट्स बहुत प्यारे हैं और अच्छा दे रखा है। आपने कहाँ से कवर किया? सर मैं सॉइल फर्टिलिटी रिकमेंड करना चाहूंगा कि अमित भंडागर सर की एक प्लेलिस्ट है, मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट। 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट बहुत डेप्थ में सब पढ़ाए हैं, वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ जाता है। हाँ, वो जरूर देखना वो वीडियो जिसमें उन्होंने फॉस्फोरस को लेके 3 लेक्चर ले रखे हैं, 3 लेक्चर, और पोटेशियम को लेके जो है, मतलब वो काफी हेल्पफुल होते हैं। मतलब अगर हम बहुत ज्यादा हेल्पफुल है सर। बिल्कुल उनके नोट्स वगैरह भी आप बना सकते हो, मतलब अच्छे से, क्योंकि वो पॉइंट वाइज और विद रीजनिंग समझाते हैं कि क्यों यूजफुल एक्चुअली जो जिंक है वो हमारा फाइनली कैसे काम करता है। और एक्चुअल जो मेटाबॉलिज्म है ना, वो हम इनिशियली समझ नहीं पाते हैं कि यार यूज क्या है, जिंक जाके अंदर करेगा क्या, तो वो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। आपने कहाँ से कवर किया फर्टिलिटी? सर सॉइल फर्टिलिटी के लिए मैं कहना चाहूँगा सर, सॉइल एंड ट्रीटाइज और आइस मेरा इन पे, अगर जो एग्रोनॉमी से प्रिपरेशन कर रहा है उनको ही पढ़ना चाहिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा फॉलो कर रहे हो तो आपको इतना ज़्यादा याद नहीं होगा, आपको याद करने के लिए इतना ही इस पे सफिशिएंट रहना है तो हो जाएगा। और मैंने तो सर सुधीर सर के लेक्चर देखे थे अच्छे से, तो अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर रहा मेरा सर। हाँ, वो फर्टिलिटी के तो सुधीर सर के लेक्चर भी आपने देखे थे। आपने क्या किया फर्टिलिटी के लिए? सर मैं सॉइल फर्टिलिटी के लिए कहना चाहूँगा, जैसे बेसिक चीज़ें होती है, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, जो एलिमेंट्स होते हैं मेजर माइनर, ये बेसिक चीज़ें होती है। बेसिक चीज़ें काफ़ी लोगों को पता होती है, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं फिर भी। बट RS मीना सर की जो बुक्स है, मतलब बुक है, उसमें स्पेसिफिक एलिमेंट का अलग अलग है, तो उसको आप कवर कर सकते हैं। वहाँ से मेजर पोर्शन कवर हो जाता है। मैं ये नहीं कहता मैं हर यूनिट के लिए किसी एक बुक को फॉलो करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि बुक काफ़ी लेंदी हो जाता है। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आप एग्जाम हॉल में जब जाते हैं तो आप ये डिपेंड नहीं करता सर कि आप कितना पढ़ के गए हैं, बिल्कुल ये डिपेंड करता है कि आप कितना बाइंड अप करके गए हैं, एग्जैक्टली कितना समेट के गए हैं कंटेंट को। चीजें जब कंफ्यूजन होने लगती है सर ना, तो वहाँ पे सही क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो वो कि एक आपके पास पोटली है, उसमें आप बांध रहे हो, आपने उसमें ज्यादा डाल दिया, लास्ट में जब आप उसको लपेट के जाने लगे तो वो ढुल गया। हाँ। तो वो ढुलने वाला हो जाता है कि अगर ज्यादा ही आप कर लोगे, ज्यादा पढ़ लोगे, तो वो ज्ञान भी खराब है। बिल्कुल सही है। अब 2 यूनिट हो रहा है, हम जल्दी जल्दी उनकी भी बात कर लेते हैं। वैसे बहुत छोटी छोटी यूनिट है। प्रॉब्लमेटिक सॉइल, जो कहाँ से कवर किया आपने? 2-3 क्वेश्चन आते हैं, उसके ज्यादा आते भी नहीं है। अलग से पता नहीं क्यों यूनिट बना दी, मेरे तो समझ भी नहीं आ रहा। सर प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स को लेकर मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जो मतलब लेक्चर लिए थे सर ने वहाँ क्लास में ही, सेमेस्टर वाले क्लास में, तो सर उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आ गया था मुझे, काफ़ी स्ट्रांग भी हो गया था प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स, जो एसिडिक और फिजिकल प्रॉब्लम, केमिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम, तो ये सब वहीं से थोड़ा मोड़ा तो अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मतलब अच्छा। तो वहाँ से काफ़ी स्ट्रांग हो गया था मेरा। मैंने प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स को थोड़ा मोड़ा, जैसे सॉइल एसिडिटी है, सॉइल एल्कलिनिटी है, ये सब चीज़ें IEEE से बस ये टॉपिक वाइज कवर किया था, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ट्रिटाइल में आप पढ़ने जाओगे तो उतना ज़्यादा दिया नहीं है सही से। तो मैंने IEEE बुक से सॉइल प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स का जो क्वेश्चन था और सारी जो टॉपिक वाइज था उसे वहाँ से कवर किया था IEEE बुक्स। आपने प्रॉब्लमेटिक सॉइल कैसे? सर प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड ट्रीटाइज से ही बड़ी ओनली सर, और इनफ थी वो, क्योंकि ज्यादा नहीं होंगे, 10-15 पेज होंगे उसमें। हाँ सर, वो से हो जाता है लगभग कवर वॉल। फिक्स क्वेश्चन आते हैं उसमें वो। ये सर सॉइल एसिडिटी कौन सी है वो उससे। आपने कौन सी बुक पढ़ी प्रॉब्लमेटिक सॉइल के लिए? प्रॉब्लमेटिक सॉइल में सर बुक तो नहीं, लेकिन UG के नोट्स पढ़े थे, और फिर वही अमित भंडागर सर, क्योंकि मैंने उनके बहुत वीडियो पढ़े थे, और क्योंकि सर रीजनिंग के साथ क्यों है ये चीजें बताते हैं, तो इसी वजह से मैं वहां से पढ़ी थी सर। बिल्कुल एकदम परफेक्ट।
उसके अलावा मोस्टली यूनिट्स की तो हमने बात कर ही ली, ये कहाँ से कवर की और इतने इन डेप्थ अपन ने बात भी की है, पर्टिकुलरली यूनिट वाइज अपन ने बातचीत की है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि थ्योरी हम पढ़ते रहते हैं, जब तक टेस्ट नहीं लगाएंगे आपको पता कैसे चलेगा आपका टेस्ट कैसे होगा। तो मॉक टेस्ट वगैरह आप लगाते थे? यस सर, मॉक टेस्ट सर मैंने मतलब 3 महीने रह गए थे एग्जाम के, तब मैंने मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया था सर। लास्ट के 3 महीने Yes, आप sir, last लगाए? के 3 उससे पहले आप नहीं लगाते थे? क्योंकि सर उससे पहले अगर लगा रहे हैं तो हमारी तैयारी भी अच्छी नहीं, तो अल्टीमेटली हम डिमोटिवेट ही हो जाएंगे सर। तो जब तैयारी अच्छी हो जाए या सिलेबस आप कंप्लीट कर लें एक बार, तब मॉक टेस्ट लगाना ज़्यादा बेहतर होगा सर। अच्छा, आपने मॉक टेस्ट? सर मैंने 3 से 4 मॉक टेस्ट ले रखे थे अलग अलग इंस्टीट्यूट से सर, अच्छा, उससे हो गया था। और IIA वाले चैनल में भी सर ऐसे मॉक टेस्ट अपलोड होते रहते वीकली सर, 7 डेज के बाद इवोल्यूशन करने के लिए अपलोड हो जाते थे सर। जो वीकली टेस्ट हम करवाते थे, खैर वो तो जो वीक में पोर्शन हो रहा था वो तो हम देते नहीं, उसके अलावा भी आपने अलग अलग जो इंस्टीट्यूट है हाँ उनसे सर, आपने अलग लिए थे? इंस्टीट्यूट से मैंने ले रखे थे सर, मेरे को याद है 4 जगह से मैंने टेस्ट सीरीज ले रखी थी सर ऐसे। अच्छा, यस सर। और सर मैं कुछ अलग गाइड करना चाहूँगा सर, स्पेशली फिजियोलॉजी के लिए गाइड करना चाहूँगा। फिजियोलॉजी आप पढ़ना चाहते हो ना, तो यूट्यूब पे एक सर है रूपेश चौधरी नाम से, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, नीट का सिलेबस कवर करवाते हैं। जैसे 1 शॉट आता है लेक्चर, और वो फॉलो कर सकते हो। और कुछ टेलीग्राम पे ऐप भी आते हैं, अल्फा स्टडी स्क्वाड, सिग्मा स्टडी स्क्वाड करके, तो उसमें अच्छा कवर हो जाता है। अगर आप उसके नोट्स बना लो, आप ऐसे एलन के मॉड्यूल खोल के पढ़ने बैठोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, तो आप वो लेक्चर लगा लो और मॉड्यूल खोल के बैठोगे तो सब ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मैं तो जिसके ना फिजियोलॉजी और सॉइल और न्यूमेरिकल और आरएस मिनर ट्रीटाइज कवर है, तो वो आराम से रैंक निकाल सकते हैं। फिजियोलॉजी ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अगर हम घुमा फिरा के बात करें ना, हाँ सर। तो जो नंबर का जो फेर आता है ना, फिजियोलॉजी के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 80 नंबर, और ये 80 नंबर रैंक क्या सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं। ये 80 नंबर तो बहुत हो रहे हैं। अपने एग्रोनॉमी में तो नंबर लाना मुश्किल हो रहा है, 300 पार में केवल 3-4 लोग हैं इस बार, यस और सब जो है वो 300 से नीचे आ जाती है। मतलब सर आपकी रैंक डिसाइड फिजियोलॉजी करती है, मेन तो ये है सर। बिल्कुल। फिजियोलॉजी स्ट्रांग रखना चाहिए वैसे, और पहले ही कवर कर लिया करो फिजियोलॉजी चैप्टर ही ऐसा। अगर आप एंड में मार्च में लेके बैठोगे तो उस टाइम याद नहीं रहेगा, आप भूल जाओगे ऐसे। तो दिसंबर तक आप ऐसे जल्दी स्टार्ट कर लिया करो फिजियोलॉजी, जो भी करना चाहो वो सर। बिल्कुल, फिजियोलॉजी को भैया थोड़ा ध्यान लगाओ, इस पे ध्यान लगाने की जरूरत है फिजियोलॉजी पे खासकर। और फिजियोलॉजी का तो कंटेंट भी इतना है ना, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि फिजियोलॉजी का कंटेंट के बारे में अगर कोई सोच रहा है ना, तो वो बेकार में सोच रहा है। अच्छे से अच्छे टीचर मिलेंगे आपको, इतने यूट्यूब पे लेक्चर मिलेंगे, इतने मिलेंगे। मतलब एक अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें, उसके 50 लेक्चर आपको 1 शॉट मिल जाएंगे, और एक से बढ़कर एक। ऐसा नहीं है कि कोई कमजोर, अच्छा कंटेंट मिलेगा। बिल्कुल। मॉक टेस्ट वगैरह आपने लगाए? सर मैंने मॉक टेस्ट का मतलब शुरुआत में तो मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती है जो आपका कवर नहीं होता है, तो मॉक टेस्ट लगाएंगे, नंबर कम आते हैं तो वैसे आदमी डिमोटिवेट हो जाता है काफ़ी। पहले से ही सेल्फ डाउट होते हैं, मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऊपर से मॉक टेस्ट में नंबर कम आए, उससे भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। तो होता ये है कि मतलब अगर हम कोई टॉपिक कवर करते हैं, हम अगर टॉपिक वाइज टेस्ट लगाते हैं, बेसिकली इरिगेशन का कोई टॉपिक कवर किए, इरिगेशन का टॉपिक वाइज टेस्ट कवर किए, तो उससे इवेलुएट कर पाते हैं हम कि इरिगेशन में हमें कितना आता है। हर एक टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना बेहतर है, हमें लगता है कि मॉक टेस्ट, पूरे मॉक टेस्ट बाद में लगाया जाए। क्योंकि शुरुआत में काफ़ी मेरे जूनियर्स भी पूछ रहे थे कि सर PY मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, या फिर कौन सी बुक फॉलो करें इसके लिए। तो मैं ये कहता था कि मतलब पहले तो PYQ देखो, PYQ पूरा एनालिसिस करो कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। PYQ का क्या है कि PYQ रट भी लो, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन रट लो, क्योंकि अगर रिपीट होंगे तो वहां से क्वेश्चन तुम्हारे हिलेंगे नहीं। और एनालिसिस अगर कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो IRA वाला सफिशिएंट है, वो तो कराती ही है। तो वहां से मतलब आप PYQ पहले लगा लिए, मॉक टेस्ट में आप टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ जिसमें कि आपका टॉपिक कवर होता है। काफी चीजें होती है सर कि हम छोड़ देते हैं, बट वो क्वेश्चन में आता है ना, तो वो भी हमारा कवर हो जाता है। बट लगाने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिल्कुल 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 सर। एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, वो दिया था आपने जो टेलीग्राम पे लास्ट में हमने 10 क्वेश्चन का जो चलाया था, लगातार 40 से 45 जो है वो क्विज कराए थे, डेली क्विज लास्ट में स्टार्ट किया था, वो आप लगाते थे? जी सर मैंने लगाए थे। उसमें मेरे 7-8 ऐसे सही होते थे, कभी 6 सही, कभी 4 सही, मतलब कभी 10 में 10 तो कभी नहीं हुआ, बट होते थे ऐसे। मतलब फिर भी काफी चीजें रैंक आती थी उसमें, कभी टॉप 10 में आई थी उसमें? सर, कभी 5 कभी 4
8 9 ऐसे। कॉन्फिडेंस तो आता था। हाँ मतलब लगा के कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पता चलती थी सर कि ये हमने पढ़ा ही नहीं था, ये ऐसा भी होता है, तो काफी हेल्पफुल होता है सर। मतलब आप लगाए थे वो? सर हाँ सर, मैंने लगाए थे सर, मेरे को वो याद है सर। मेरे हायर सेकंड रैंक भी आई थी उसमें, 8 रैंक भी आती थी, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक ऐसे आती रहती थी सर। आपने? सर मैंने कुछ ही लगाए थे, ज्यादा नहीं उसमें। अच्छा, कुछ ही लगाए थे। हाँ सर। अच्छा, लास्ट में हमने एक ऑल इंडिया एग्रोनॉमी फ्री मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया था, वो टेस्ट दिया था आपने? यस सर। सर क्वेश्चन भी अब की बार आया था डायरेक्ट, उसमें से एक आया था वो मतलब जो डिफरेंट ऑर्गेनिक मध्य सॉइल में उनका मतलब सीक्वेंस आया था कि एरिया सॉइल में कौन सबसे ज्यादा पाए, ये उस मॉक टेस्ट में आया था। अच्छा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला आया था क्या इस बार? यस सर, क्वेश्चन भी आया था। अच्छा अच्छा, वो जो टेस्ट था उसमें कितने मार्क्स आए थे आपके? एक्चुअली हमने उसकी रैंक पब्लिश नहीं की थी कि लास्ट का टाइम है, कहीं रैंक में की निकाल दी कोई बहुत अच्छे से तैयारी कर रखा है, मैं कहा घबरा जाएगा, तो बच्चों ने डिमांड भी बहुत की, बट हमने उसकी रैंक निकाली नहीं थी। मार्क्स तो याद नहीं सर, लेकिन 300 प्लस थे मेरे। अच्छा, यस उसमें सर। आपके क्या स्कोर था उसमें? सर मेरे 326 नंबर थे और 26वीं रैंक थी सर, मेरे को अभी याद है सर। वो सर नहीं, रैंक तो नहीं दिखी थी, सर, रैंक एक उसमें बंद कर रखी थी। सर, क्या उसको अपन शेयर करते हैं सर, फिर गूगल पे देखते हैं तो वहाँ रैंक शो हो जाती है अच्छा, सर। कुछ आपने जुगाड़ लगा लिया होगा, लगाया था सर। अदरवाइज तो हमने रैंक उसमें बंद कर रखी थी। आपने दिया था? मैंने दिया था सर, शायद उस टेस्ट के बाद ही आपसे पहली बार बात भी हुई थी, मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, मेरे 273 नंबर रैंक पूछने के लिए, और मैंने क्या बोला? सर मैंने बोला था सर मैं डिमोटिवेट हो गया हूँ, काफी कम नंबर हैं। आपने बोला था कि मतलब ये डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है था क्वेश्चन, ये इवेलुएशन के लिए था। मैं काफी डिमोटिवेट हो गया था, मतलब नंबर कम आए थे बेसिकली, लेकिन मैं चीजों को पॉजिटिवली लेता था। कभी भी स्ट्रेस होता है, मैं व्यूअर को बताना चाहूंगा, कभी भी स्ट्रेस होता है चीज़ों को लेके कि मेरा ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, सेल्फ डाउट आता है कि मेरा नहीं होगा। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको ऐसी चीज़ें आ रही है, कभी स्ट्रेस हो या फिर दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो आप 1 घंटे वेस्ट करने से अच्छा आप ये दिमाग में सोचो कि हम 1 घंटे में कोई एक टॉपिक अच्छा सा कवर कर लेंगे। एग्जैक्टली, एक टॉपिक कोई अच्छा सा कवर कर लेंगे तो वो हमारे प्लस में ही जाएगा। ये स्ट्रेस में रहने से उससे कुछ नहीं होने वाला। अल्टीमेट हमारे हाथ में जो है सही से फॉर्म भरना, दूसरी चीज सही से प्रिपरेशन करना, तीसरी चीज सही से एग्जाम देना, और चीज हमारे हाथ में कुछ भी बिल्कुल नहीं है। सही है। तो हमें इन चीजों पे कंसंट्रेट करना चाहिए। आगे क्या होगा, क्या होने, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो आपको तो बनाना नहीं है, तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, ये आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ पढ़ना है, फॉर्म अच्छे से भरना है, फॉर्म में गलती नहीं होनी चाहिए, और तीसरी चीज है कि एग्जाम में अच्छे से काम। बिल्कुल, ये फॉर्म भरने वाली मैं बात बोल देता हूँ भाई, देख रहे हो ना इस साल, तो फॉर्म भरने से पहले एक बार जरूर देख लेना IRI वाला का कैसे फॉर्म भरते हैं। इतना बताने के बाद में भी इतनी गलती करते हैं ना बच्चे, और फिर लास्ट में बोलते हैं सर DOB, अरे DOB गलत भर दी मित्र वाले ने, तो मित्र वाले के पास में बैठ के फॉर्म फिल करवाता ना। जब जिस एग्जाम की आप 1 साल तैयारी कर रहे हो, क्या आप 1 दिन नहीं निकाल सकते उसके फॉर्म फिल करवाने के लिए? तो बेसिकली ये तो नॉर्मल सी बात है। इस जर्नी में उतार चढ़ाव आए होंगे, उनको कैसे मैनेज किया? सबसे मेन चीज है कंसिस्टेंसी, जो डिसिप्लिन कि आपको करना है, और 1 साल तक करना है, 1.5 साल तक करना है, 2 साल तक करना है, लगातार करना है, डेली करना है। कैसे मैनेज किया उसको? और बहुत सारी चीजें चलती रहती है आसपास में। कॉलेज में अगर आप होते हो, रावी प्रोग्राम हो गया, रेडी प्रोग्राम हो गया, कभी इंडस्ट्रियल अटैचमेंट हो गया, कभी ELP आ गया, कभी क्या हो गया, कभी कोई फंक्शन आ गया परिवार के अंदर, कॉलेज में कुछ हो गया, कभी क्या। तो इंसिडेंट सबकी लाइफ में होते हैं, कोई ना कोई किस प्रकार में आती है प्रॉब्लम। हो सकता है प्रॉब्लम आएगी, उसका अलग अलग हो सकता है, किसी के क्या रूप में आ रही है, किसी के क्या रूप में आ रही है। तो उस प्रॉब्लम को फेस करते हुए किस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन आपने की, मतलब कैसे मैनेज किया सब? जी सर, मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे कंटिन्यूटी एक चीज है जिससे हम किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। कंटिन्यू होना पड़ेगा, चाहे थोड़ा ही करें, मतलब अगर 1 घंटे के जगह पे 45 मिनट, आधा घंटा ही पढ़ रहे हैं, बट उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें कुछ काम आ जाता है या फिर कुछ दिक्कत आ जाती है, 4-5 दिन बिजी हो जाते हैं या फिर बीच में भी गैप हो जाता है। काफी लोग बोलते हैं कि मतलब हमारा कंटिन्यूटी नहीं बन रहा है, हम गैप कर देते हैं बीच में 3-4 दिन। तो उससे मतलब वो चीजें तो आएंगी सर, वो चीजों से हम दूर भी नहीं जा सकते, वो चीजें फेस करनी पड़ेंगी। और लेकिन जो 3 दिन में जो लॉस हुआ है, जो चीज हम नहीं कर पाए हैं, उसका कम से कम 50% हम अगले 3 दिन में हम कवर करते थे। एटलीस्ट कंपेंसेट करो उसको। हाँ, क्योंकि
3 दिन में 50%, अगले 3 दिन में 50%, उसको कंपनसेट करना जरूरी रहता था, क्योंकि अगर उसे नहीं पढ़े तो वो फिर आगे बढ़ता जाता था, फिर उसके बाद और बर्डन आ जाता था, तो और ज्यादा स्ट्रेस हो जाता था कि इधर टाइम वेस्ट हुआ, उधर टाइम वेस्ट हुआ। तो चीजें उस हिसाब से, अपने हिसाब से कवर हो जाती थी सर, कि मतलब कंपनसेट हो जाता था। बट कुछ चीजों को लेके, मतलब जैसे अनफॉर्चुनेट कोई इवेंट हो जाता है, हम नहीं चाहते हैं, हमें करना पड़ जाता है, हम काफी बिजी भी हो जाते हैं, तो उसमें आपको कंसिस्टेंसी उसका मैटर नहीं है सर, कि आप उसको ब्रेक कर रहे हैं तो वो आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं हो रहा। आपके माइंड में होना चाहिए कि हमको पढ़ना है, क्योंकि अल्टीमेट अगर आप सोच के चलेंगे कि हमें पढ़ना है, तो आप 3 घंटे की जगह पे 5 घंटे भी पढ़ लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, आप बोर नहीं होंगे कभी। बिल्कुल चीजें समझ में आती है तब आदमी बोर नहीं होता है। दूसरी चीज कि अगर पढ़ना होता है, सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, तब बोर नहीं होता है। तो आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी? क्योंकि आप एक टाइम फिक्स रहता है आपके, हो सके रावे प्रोग्राम चल रहा है तो रावे प्रोग्राम में दिन में टाइम नहीं मिलता, आपको रात में टाइम देना है। दिन में अगर 1 आध घंटा निकाल सकते हो तो उसमें भी आपको निकालना है। ईएलपी में काफी जगह तो स्ट्रेस नहीं देते होता है ज्यादा प्रोफेसर, लेकिन मैटर करता है इंस्टीट्यूट। हाँ लेकिन करता काम तो कराते हैं दिन में, आप फ्री होते हैं रात में। मैंने रात में 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक पढ़ाई करी है सर। ओ भाई, मेरा ये है कि वीक में जैसे मैं 2 दिन 3 दिन सोया भी नहीं रात में, ऐसा रहता था। मतलब स्ट्रेस माइंड रहता था कि हमें पढ़नी है, ये कवर करनी है, वो कवर। रिवीजन ही करता था, क्योंकि अल्टीमेट हमें नहीं पता रहता है ना सर कि हमें कितना पढ़ना है। और जैसे कोई फिक्स करके जाता है कि हमें 8 घंटे पढ़ने हैं, 9 घंटे पढ़ने हैं, तो वो नहीं हो पाता है। टाइमर लगा कोई आदमी पढ़ नहीं पाता है, वो पढ़ता है फ्लो में पढ़ता जाता है बस, और कुछ नहीं, पता नहीं चलता है बेसिकली। बिल्कुल। और वो आपने कैसे मेंटेन किया सब कुछ? मतलब सर हमारे ईएलबी का इतना लोड नहीं था सर, अच्छी यूनिवर्सिटी थी, मतलब इतना बुलाते भी नहीं। कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी, उसका नाम क्या है, कौन है ईएलपी इंचार्ज? थोड़ा सा बताना जरा। सर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बात उन तक पहुंचा देते हैं कि भाई बहुत मजे चल रहे हैं उधर, थोड़ा सा बच्चों को अच्छी बात है। सर सपोर्टिव थे वहाँ पे कि आप करो प्रिपरेशन, इसलिए सर तो इतना बुलाते भी नहीं थे, तो उस हिसाब से हमारा सर टाइम पुल मिलता था, तो बढ़ते। सर को जरूर भेजना ये वीडियो, सर आपकी बहुत तारीफ की है उधर मैंने। हाँ सर। पर बुलाने लग जाएंगे वो, फिर सर की जगह वीसी सर ने देख लिया ना आपके यूनिवर्सिटी में कि भैया बहुत चिलफन चल रहा है इनका, कोई नहीं, देना चाहिए टाइम। सर कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के सबसे पहले आपका माइंडसेट होना सही है, क्योंकि अगर माइंडसेट गलत है और फोकस गलत जगह पे है तो कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो सकती। देखो माइंडसेट क्या होना चाहिए कि मेरे को सिलेबस बहुत डेप्थ में और अच्छे से पढ़ना है। अगर आप माइंडसेट ये बना के रहे मेरे को 350 या 400 मतलब मार्क्स लाने हैं, अब मार्क्स लाने हैं, दूसरा अटेम्प्ट करने हैं, ये सब नहीं चलता है। अगर ये माइंडसेट आप लेकर चले तो कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाएगी। अगर ये माइंडसेट ले चले प्रोग्रेस पर देख रहे हैं, मैंने इस यूनिट को कितना पढ़ लिया, कितनी बार पढ़ लिया, क्या ये यूनिट मेरे को तैयार है कि नहीं, तब तो कंसिस्टेंसी अपने आप। मेरे लिए तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सर बहुत डिफिकल्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि सर मैं इसी पर फोकस करता था, मार्क्स पे। इसी वजह बाद में रियलाइज हुआ सर कि फोकस सिलेबस पे करना चाहिए। क्योंकि अगर सिलेबस कवर है तो मार्क्स अपने आप आ जाएंगे सर। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात बोली है। ये एग्जाम से पहले क्या माइंडसेट था? मतलब ये भी एक थोड़ा सा रहता है ना कि क्या लास्ट में नींद आई थी एग्जाम के पहले दिन? नो सर, लेकिन फिर सोने की कोशिश की थी। 1-2 दिन तो पढ़ा भी नहीं था एग्जाम के पहले सर, अच्छा, क्योंकि 2 दिन पहले छोड़ देते आप? ज्यादा हो जाता था। हो ही जाता है वो, क्या थोड़ा सा तो सो के नहीं गए एग्जाम देने? नहीं, सोकर गया था सर, अच्छे से। सोकर अच्छे। नई जगह भी जाते हैं तो एक तो एग्जाम सेंटर आता है, दूसरी जगह नई जगह जाता है तो बंदा वहां पे वैसे नहीं सो पाता, और फिर कहीं ना कहीं पर वो आराम से 8 घंटा की नींद ली या नहीं? ये सर हमारे तो सर जोधपुर में था सेंटर, तो सर तो बढ़िया, एकदम सो के गया आराम से, सुबह उठ के फ्रेश है। बट सर 2 दिन पहले पढ़ा ही नहीं जाता, अगर ट्राई भी करो ना तो सर याद भी नहीं रहता, ऐसे लग रहा है सारा पढ़ रखा है तो क्या ही पढ़े, ऐसे माइंड सेट में लास्ट में नहीं करता, जो होगा देखा जाएगा, आप जो होगा देख लेंगे, ऐसे है सर। बट सर है ना एक चीज और, तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेंड करने चाहिए। अगर लास्ट में कर रहे हो ना, ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करोगे ना तो आपके रैंक आने के चांसेस उतने भी ज्यादा रहते हैं सर। अभी बात करेंगे उसकी भी। आपका क्या था, मतलब नींद आई थी अच्छे से एग्जाम से पहले? सर मेरी तो आदत पड़ गई थी 3 बजे सोने की। तो एग्जाम से पहले क्या हुआ था कि मेरा वाराणसी सेंटर था, तो मैं रूम पे था। मैं 12 बजे से ट्राई किया सोने का, मुझे 3-3:30 बजे तक नींद नहीं आई थी। मैं सोया ही नहीं सर। 3:30 बजे, 4:30 बजे मुझे नींद आई थी प्रॉब्ली, और मैं 7:30 बजे उठ गया था क्योंकि मुझे सेंटर भी जाना था।
और वहां जाके सेंटर पे जाके सो गया था सर। वहाँ सेंटर पे जाके सो गया था और फिर मतलब हमें इंस्ट्रक्टर उठाए कि एग्जाम दो। फिर मैं गया, वॉशरूम गया, हाथ मुंह धोया, फिर उसके बाद लॉगिन करके मैंने एग्जाम स्टार्ट किया था देना। सर मेरे साथ ये था कि मतलब नहीं उठाता तो एग्जाम में सो के आ जाते हैं। ये सर मतलब नींद आ गई थी ना, तो मतलब माइंड रिलैक्स भी हो गया था। आधे घंटे वहां पे नैप ले ली थी। तो वहां पे ये था कि चिल था, मैं बिंदास था, कोई मतलब नहीं है। अब जितना पढ़ा हूँ, जितना आएगा करूंगा, नहीं कर पाऊंगा कोई बात नहीं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? सर मैंने 105 किए थे। सर मैंने 107 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 107, 106 क्वेश्चन, 106, 106 सर, 106, 107, 105, 106, 107। सर शाबाश, मतलब इक्वल सही है। और कितने क्वेश्चन गलत हुए आपके? सर मेरे 29 क्वेश्चन गलती है। 29 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन। अच्छा, 27 क्वेश्चन आपके गलत हुए। ये आपके कितने गलत हुए? सर 29 गलत हुआ है। 29 क्वेश्चन गलत हुए आपके। सर मेरे 24 क्वेश्चन गलत हुए। 24 क्वेश्चन गलत है। समझ रहे हो? जो टॉप रैंक लेकर आ रहे हैं, जो IRI में आ रहे हैं भैया, उनके भी 30 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो घबरा क्यों रहे हो? आप टेंशन क्यों लेते हो जब मॉक टेस्ट वगैरह देते हो और उसमें क्वेश्चन गलत हो जाते हैं? क्योंकि ये एक नॉर्मल सा है कि इतने क्वेश्चन तो गलत होंगे, क्योंकि पेपर का पैटर्न ही ऐसा ही होता है हमारा। उसके बावजूद भी आप IRI में आज हो, आपकी टॉप 10 में रैंक है, तो इस चीजों से घबराना नहीं चाहिए। मतलब कि क्वेश्चन गलत होते हैं तब वो वाजिब है, और वो कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक होती है हमारी, जिनसे हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं। बातें बहुत हो गई हमारी, और वैसे भी आई थिंक बहुत लंबी अपन ने बातचीत कर ली अब तक। बहुत ही कम जो जिनमें पेशेंस है केवल वो सुन रहे होंगे, क्योंकि आजकल रील के जमाने में इतना बड़ा पॉडकास्ट सुनना मतलब किसी को नहीं लगता है, पर जिसको जरूरत है, जिसके जो तैयारी कर रहा है सीरियसली, ऑफ कोर्स वो अब तक सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं उनके लिए, क्योंकि वो रिलेट कर पा रहे होंगे। जो रिलेट जब हम करते हैं, जब हम किसी टॉपर को सुनते हैं और पता अरे यार ये तो मैं भी यही फॉलो कर रहा हूँ, तो उसका मजा आता है। क्योंकि मेरे को भी याद आता है जब मैं तैयारी करता था और मेरे को 1% भी ऐसा लगता था कि यार ये जो चीज फॉलो कर रहे हैं वो तो मैं भी कर रहा हूँ, इसका मतलब है कल को मेरी भी रैंक तो आएगी। तो वो चीज बहुत अच्छी लगती है, और बहुत बच्चे रिलेट भी किए होंगे कि आप भी वही चीज फॉलो कर रहे हो। तो सर मैं एक चीज और ऐड करना हाँ, लास्ट में एक मौका और मैं दे रहा हूँ आपको कि कुछ छूट गया होगा, पता नहीं, कभी कभी कुछ चीजें छूट जाती है, तो आप लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहोगे आप अपने जूनियर्स को? मैं एग्जाम में मतलब जब आप जाओ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, मैं एक सजेशन देना चाहूंगा। जैसे क्या होता है कि आप क्वेश्चन पहले पढ़ते हो, अगर पहला क्वेश्चन आपका टफ आ जाता है तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। अधिकतर लोगों का होता है। बिल्कुल, पहला क्या 5-7 आ गए तो चित काम। तो हाँ, तो आपको पहले कामली क्वेश्चन पढ़ने हैं, नहीं आ रहा है छोड़ दो। बहुत सारे 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन में अगर 90 क्वेश्चन भी सही कर देंगे तो 360 नंबर हो जाते हैं। काफी नंबर है सर इतने। ज्यादा हो गए तो मतलब एक बात 80 बोलो ना। हाँ 80 बोलोगे तो 320 नंबर हो गए। मतलब काफी नंबर हो जाते हैं। अगर आप 30-40 क्वेश्चन भी अगर आप छोड़ देते हैं तो आप काफी अच्छे नंबर पे रहेंगे। आपको क्वेश्चन छोड़ने हैं, अगर नहीं आ रहे हैं छोड़ने हैं, लेंदी है छोड़ने हैं, पढ़िए आप एक बार, नहीं समझ में आए छोड़िए। दिमाग नहीं लगाना है पहली बार में वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि आपको 100% आ रहा है। बिल्कुल। दूसरा राउंड पे जब हम विजिट पे जाते हैं क्वेश्चन पे, तो क्या होता है कुछ क्वेश्चन में जैसे हमारे पास होता है कि या तो 1 होगा या 4 होगा, 50-50। तो 50-50 में आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन 10 से ज्यादा मत करिए अटेम्प्ट, क्योंकि 50-50 में चांस सही होने के होते हैं लेकिन गलत होने के भी चांस होते हैं। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ था सर। मैंने मतलब क्वेश्चन ठीक ठाक अटेम्प्ट कर लिए थे। सेकेंड राउंड में मैं 50-50 वाला क्वेश्चन किया, सारे कर दिए। फिर उसके बाद मैं तीसरे बार गया तो मैं सोच रहा कि हटाता जाऊंगा। फिर मैं कैंसिल करता गया, 3-4 क्वेश्चन कैंसिल किया। फिर मैं सोचा कि यार ऐसे कैसे, मेरे पास 7 मिनट टाइम बचा था। 7 मिनट में मैं सोचा कि यार एक काम करता हूँ, इतने सही हो गए हैं, तुक्के मार देता हूँ। सर मैंने 100 क्वेश्चन करे थे, मैंने 5 तुक्के लगाए सर। 5 तुक्के में 5 गलत हुए थे। मैं बाहर आके तुरंत चेक किया, 5 तुक्के में 5 गलत हुए। मतलब रियलिटी में मैं 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, बट 5 क्वेश्चन जो लास्ट में तुक्के मारे 5 गलत हो गए सर। मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया था। तो इसलिए आपको तुक्के तो बिल्कुल नहीं मानने। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि तुक्के तो बिल्कुल नहीं मारने। आंख बंद करके तो नहीं मारना। हाँ, आंख बंद करके तुक्के नहीं मारने। नहीं होने वाला वो सही। नहीं ना, वो कभी नहीं होगा सही। तो मतलब
ऑब्वियसली टाइम बचता है, लास्ट में 4-3 मिनट 5 मिनट तो देख लेता है कि अच्छा ये लगा ही देता हूँ, कि ये फोर्थ लगा ही देता हूँ, ये वाला चीज। तो तुक्के नहीं मारने, 50-50 वाला आप अटेम्प्ट कर सकते हो, 100% वाला आप पहली बार में अटेम्प्ट करोगे। आप प्रभु क्या जूनियर्स को क्या एक मैसेज देना चाहोगे? सर मैं बता देता हूँ, अगर आपने RS मीना सोएस एंड ट्रीटाइज फिजियोलॉजी और न्यूमेरिकल कर रखे हैं अच्छे से, तो आप डेफिनेटली रैंक ला सकते हो, मेरा ये कहना है सर। शाबाश। सर सबसे पहले तो खुद की प्लानिंग बनाइए, क्योंकि हर आप यहीं पर देख सकते हैं 3 लोग हैं, तीनों की अलग प्लानिंग है। एग्जैक्टली। यस सर, खुद की अपनी प्लानिंग बनाइए। और पीवाई की मैंने जो किया था कि पीवाई की इस तरह एनालिसिस किया कि हर यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने जो एनालिसिस किया उसके अनुसार 4 मेजर यूनिट, क्रॉप प्रोडक्शन, बीज मैनेजमेंट, इरिगेशन एंड सॉइल फर्टिलिटी, बिल्कुल इनसे मिला के लगभग 70 क्वेश्चन आते हैं। 70 to 75। ये 70 क्वेश्चन और 10 से 12 क्वेश्चन मेट्रोलॉजी। तो मेरा यही लक्ष्य था कि इन 5 चीज़ों को, इन 4 यूनिट और मेट्रोलॉजी को बहुत अच्छे से, यहाँ से मेरे 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। बिल्कुल। तो 80 ये हो जाएंगे, फिर फिजियोलॉजी हो गई, वहां से जितने आएंगे 8 तो हो जाएंगे, फिर 20 बचेंगे, 20 छोड़ा होगा तो क्या फर्क पड़ता है? मतलब जरूरी नहीं कि हम 70 में सब कर लें, लेकिन अगर ये रणनीति रही मैक्सिमम क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते। और लास्ट यूनिट 9 नंबर जो यूनिट थी, मैंने तो उसको पढ़ाने की इसी तरह पढ़ी है ना कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैक्सिमम सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉइल फर्टिलिटी से इन जनरल आते हैं। अब फिजियोलॉजी से इस बार आ गया, लेकिन 20+ क्वेश्चन तो हमेशा सॉइल फर्टिलिटी से रहते ही हैं। और क्रॉप प्रोडक्शन से 15 to 20 के बीच में रहते हैं। बीज साइंस से भी 18 से 20 एंड इरिगेशन से भी 12 से 15 क्वेश्चन रहते हैं। इसका कंप्लीट एनालिसिस हमारे पास रेडी है। Yes, sir. मतलब जो ये बात कर रहे हैं कि PYQs का कौन से यूनिट से कितने आ रहे हैं, वो जल्दी हम आपके साथ लेकर भी आएंगे एक वीडियो के थ्रू। और बातचीत बहुत लंबी हो रही है, अंधेरा धीरे धीरे हो रहा है, तो इसको हम सेशन को, इस पॉडकास्ट को, इस बातचीत को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोबारा से बैठ जाएंगे, कभी बच्चों की डिमांड आएगी तो और बातचीत कर लेंगे कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। मेरी इच्छा हो रही है कि मैं और बातचीत करूं, कुछ चीज़ें और जो आप लोगों के अंदर है, जो एक टॉपर्स माइंडसेट होता है, उसको हम बाहर निकालें और उस बच्चे तक पहुंचाएं जिसको सच में ज़रूरत है। बट अभी आज तो हम इस बातचीत को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, जूनियर्स, अगर वो बोलेंगे कि नहीं इसका तो सर पार्ट 2 आना चाहिए, जिसमें अभी आज हमारे साथ 3 टॉपर है, नेक्स्ट में 6 टॉपर एक साथ बैठे और फिर वो डिस्कशन करे, तो एक ऐसा जो है कंप्लीट, जिसके अंदर एग्रोनॉमी के कंप्लीट टॉपर्स हो, वो एक साथ हो और वो बातचीत करे और एक एक टॉपिक पे, एक एक क्वेश्चन पे वो अपनी जो राय रखे, अपना पॉइंट रखे, तो और भी बहुत चीजें बाहर निकल कर आ सकती है, जो कि स्टूडेंट के लिए ओवरऑल बेनिफिशियल हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ने अपना टाइम निकाला उसके लिए। लास्ट में एड ऑन करना चाहूँगा मैं कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, हम जर्नी को आसान बनाते हैं। आप सभी लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते उनको बता दें कि IRI वाला में हमने पिछली बार प्रभु जिसका पार्ट थे, हमने DRF एग्रोनॉमी के लिए क्लासेज स्टार्ट की थी। पिछली बार हम क्लासेस नॉर्मल लैपटॉप पे बैठ के रूम से लेते थे, लेकिन उसके बाद में स्टूडेंट्स का प्यार मिला और हमें लगा कि हाँ यार, इस चीज़ में हम बेटर कर सकते हैं, अच्छा कर रहे हैं, बच्चों तक वो चीज़ पहुंचा पा रहे हैं जो उनको सच में ज़रूरत है। जैसे कि 3 लोगों ने 3 स्ट्रेटजी बताई, हम इसी प्रकार से हमारी एक कंप्लीट स्ट्रेटजी है कि आप अलग अलग जगह ना जाओ। नोट्स के लिए आपको बहुत सारे सोर्स होते हैं जिन पे आपको जाना होता है, तो हमने कलेक्टिव एक जगह हमने इस प्रकार से डिज़ाइन किया है, कंप्लीट एक कोर्स डिज़ाइन किया है जिसका नाम है फसल 2.0, जो JRF 2026 की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप 7 में एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो। उसमें टॉपर्स जो है, IRI के जो स्कॉलर्स हैं, वो ही आपको गाइड करते हैं। और कोर्स की जो फ़ी है वो भी हमने एक बेसिक कॉस्ट उसकी रखी है 4,000 रुपये, जो अभी हमारी जनरल एग्रीकल्चर के कॉम्बो ऑफर के साथ जो चल रही है, वो अभी 4,000 रुपीज़ में आप एनरोल कर सकते हो। और बेसिकली उसके अंदर एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको कंटेंट मिल जाएगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। बट फाइनली तैयारी आपको ही करनी होगी। हमने इनसे भी जानने की कोशिश की कि इन्होंने कहाँ कहाँ से पढ़ा है। हमने बेसिकली जो जोर दिया वो ये कि फाइनली बुक्स तो आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि JRF एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो तो रेफरेंस बुक आप बिना उठाए नहीं कर सकते हो। बट उसी में एक हम एड ऑन करते हैं, एक हेल्प करते हैं, कंसिस्टेंसी आपकी बनती है। आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ अगर ज्वाइन आप हो जाते हो, उसके लिए आप पहले क्वालिटी चेक कीजिए। हमारी ऑलरेडी इन्होंने बताया भी है 30 डे चैलेंज सीरीज, आप वो जाकर देखिए। प्लेलिस्ट के अंदर एग्रोनॉमी बाय रोहित सर के नाम से प्लेलिस्ट है हमारी कंप्लीट, उसमें बहुत सारे लेक्चर्स हैं। यहाँ पर जैसे ये वीडियो एंड होगा तो उसके अंदर भी हम प्लेलिस्ट को ऐड कर देंगे, ताकि आप वहाँ से आप देख सकते हो कि हम किस प्रकार से पढ़ाते हैं, कैसे हम कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, आप
डरते हो, मतलब अगर जैसे कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली इंग्लिश से डरते हैं, तो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी खुद कर सकते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है, वो सेल्फ से करो। ये पॉडकास्ट करने का हमारा मेन मोटिव यही था कि जो खुद से तैयारी कर रहे हैं उनको एक गाइडेंस मिल जाए, आप खुद से ही कीजिए तैयारी। बट अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो, नीचे नंबर लगातार चल रहे हैं, उन पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, आप उन पे कॉल करके हमारे से डायरेक्टली बातचीत कर सकते हो, आप जान सकते हो हमारे कोर्स के बारे में कि और उसमें क्या क्या मिलता है। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस होती है, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स होते हैं। पिछली बार हम कंप्लीटली कंटिन्यूटी में वीकली टेस्ट नहीं करवा पा रहे थे, लेकिन हमने इस बार ये कर दिया कि हर वीक में जो पढ़ाएंगे उसका हम टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, ताकि एक आपको पता चलता रहे कि यार मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ, और मैं जो पढ़ रहा हूँ फिर टेस्ट दे लेते हैं तो वो पता चलता है कि क्या पोजीशन है आपकी उसके लिए। उसके अलावा रेगुलर सेशंस करते रहते हैं हम, जो टॉपर्स ये हैं ये रेगुलर, जैसे अभी तो आप पॉडकास्ट के थ्रू देख रहे हो, हम हमारे बच्चों से रेगुलर इंटरेक्शन सेशन करवाते हैं ताकि डायरेक्टली वो क्वेश्चन कर सके और जो उनके डाउट है वो सॉल्व हो सके। उसके अलावा भी हो सकता है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हो तो वो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो उसके लिए। इसके अलावा जो बुक लिस्ट इन्होंने बताई है, खासकर शुभम ने जो बुक लिस्ट बताई है वो मैं मेंशन कर दूंगा, मैं अलग अलग इनको मेंशन करवाऊंगा, इनसे ही बुक लिस्ट मंगवाऊंगा मैं। वो कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी कि शुभम ने क्या रिकमेंड किया है, प्रभु ने क्या रिकमेंड किया है, और फाइनली आनंद ने किस यूनिट के लिए क्या रिकमेंड किया है। आप उनको फॉलो कर सकते हो। कोई डाउट है किसी भी प्रकार का, आप कमेंट करके यहाँ पर कमेंट कर दीजिए आप कि सर ये बिल्कुल आंसर करेंगे। आप भी इस पॉडकास्ट को देखना और नीचे जो भी क्वेश्चन हो उनका आंसर करने की कोशिश करना। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए इसका, कि जिसके अंदर और हम इन डेप्थ हम बातचीत करें कोई भी यूनिट की या पर्टिकुलरली कोई भी क्वेश्चन हो उनकी, तो वो भी हम लेकर आएंगे अगर आप कमेंट करोगे तो। लास्ट में शुभम कुछ और बोलना चाहते हैं, बोलिए। सर कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उसे दिलाने लग जाती है। उसे की वजह से सर मैं यहाँ पे हूँ। वाह 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 वाह। मैंने अपना बेस्ट तो नहीं दे पाया हूँ, अभी भी मुझे डर, लेकिन पर मैंने शिद्दत से चाहा था। बिल्कुल शिद्दत से चाहो भाई, सपना देखो, लिख दो, चाहिए तो IRI चाहिए और करो, मेहनत करो। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, एक बात को ध्यान में रखते हुए, जय जवान जय किसान।